बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में मैं हूं नाज़िश खटक और मेरा साथ दे रहे हैं नजमुस साकिब। ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत की वजह से आज मैंने पूरे काले रंग के कपड़े पहने हैं, क्योंकि आज सुबह जब मैं पेट्रोल भरवाने गया तो मेरी गाड़ी की टंकी जो 9,000 में फुल होती थी वो 14,000 में फुल हुई है। 5,000 रुपए एग्जैक्टली। तो इस हिसाब से अगर मेरी मंथली 4 टैंक्स अगर लगते थे तो अब वो 4 टैंक्स में 5-5 हज़ार रुपये का इजाफा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि नजम, आप सिर्फ और सिर्फ सीधा, जैसे बच्चों को नहीं कहा जाता कि इससे टॉफी लेके नहीं खानी, आप सीधा स्कूल जाना है और वापस घर आना है, तो आपने भी सीधा सीधा ऑफिस आना है और उसके बाद आपने सीधे घर जाना है। इसके अलावा आपने कहीं और इधर उधर नहीं जाना, वरना आपके पेट्रोल के प्राइसेस और जो हैं सही बात है। तो मेरे ख्याल से हम सिर्फ अपनी सैलरीज में अब पेट्रोल ही भरा करेंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे अब्बा जी भी अभी कल परसों एग्जैक्टली यही बात कर रहे थे कि मुझे लग रहा है कि सैलरीज में जो है ना वो पेट्रोल ही भरा जाएगा और कुछ नहीं होगा। सोचिए आगे ईद आ रही है और मैं तो अभी से ये सोच रही हूँ अगर यही हालात रहे तो बंदे कपड़े कहाँ से लें, और फिर लड़कियों के तो 3 से 4 जोड़े होते ही हैं कम से कम भी। एक एक बकरा इतना महंगा हो गया, एक एक बैल जो है वो गए इतना हैं आप महंगा अभी हुआ तक मंडी शंडी नहीं देखें कुछ दाम कितने में हाँ है? हाँ, दाम मैं पता कह रहा हूँ, लेकिन अभी तक खुद जाके मंडी मैंने विजिट नहीं किया, लेकिन मंडी विजिट करनी चाहिए, वो भी एक बड़ा मजे का रिचुअल होता है। दैट्स ट्रू, लेकिन आई थिंक इस बार आपकी मंडी यही है। मैं बचपन में जब थी तब मैं जाती थी अपने गांव में, जो मंडी हमारी लगती थी वहाँ हम जाते थे। इसके अलावा भी तो बहुत अरसा हो गया हम नहीं गए, लेकिन आई थिंक या इट इज सब तकरीबन ऐसे होता है ना, जैसे ईद की नमाज के लिए लोग जाते हैं और सब आपस में मिल रहे होते हैं, वैसी मंडियों में भी वही उसी तरह की तैयारियां चल रही हैं। सब लोग जो है वो रेडी हैं ईद के लिए भी, और हज के भी जो है वो अयाम चल रहे हैं। तो इसलिए दुआ ये है कि बस जल्द से जल्द ये जंग खत्म हो, पेट्रोल वापस अपनी कीमत पर आए, ताकि हर चीज़ जो महंगी हुई है वो वापस अपनी कीमत पर आए। बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सुबह की खबर से। जी, हमारे पास खबर सबसे पहले ये है कि हैंटा वायरस जो है वो बहुत हद तक फैलता जा रहा था, उसके हवाले से हाँ रिपोर्ट है कि कहाँ से वो शुरू हुआ और कहाँ तक अब जो है वो फैल चुका है। दुनिया भर में हैंटा वायरस के बढ़ते हुए खतरात ने आलमी सेहत के इदारों और हुकूमती जो है वो उसमें शदीद तशवीश का जो है वो इजहार किया है। अमेरिका से रवाना होने वाले एक सयाहती जहाज़ में वायरस के मुतादिद केसेस सामने आने के बाद कई ममालिक हाई अलर्ट हो गए हैं, और 3 अमवात और कई मुश्तबा केसेस के बाद ये खदशात बढ़ गए हैं कि आया ये वायरस मज़ीद ममालिक तक फैल सकता है या नहीं। आलमी इदारा सेहत WHO, यूरोपीय हुकाम और मुख्तलिफ ममालिक की तिब्बी टीमें अब ये जानने की कोशिश करेंगी कि हैंटा वायरस आया कहाँ से है और किन किन हिस्सों तक ये पहुँच चुका है। जहाँ तक मैंने कल इसके बारे में पढ़ा था तो सुनने में ये आ रहा है कि कोई एक बंदा था जो कि कहीं हाइकिंग और ट्रैकिंग वगैरह पे गया हुआ था, और वहाँ उसके करीब किसी जानवर ने जो है वो उसका एक्सक्रीशन पड़ी हुई थी, उसकी वजह से वो काफ़ी देर चूंकि वहाँ लेटा रहा सस्ताने के लिए, तो उसने वहाँ से कैच किया था। और फिर वो जिस कश्ती में ट्रैवल कर रहा था तो 3-4 घंटे के बाद उसको हल्की फुल्की जो है उसको तबीयत में नासाजगी फील होने शुरू हुई। उसके बाद उसके साथ जो लोग थे आहिस्ता आहिस्ता हल्की हल्की उनमें भी ये चीज़ें जो हैं वो सिम्टम्स नज़र आने लगे। तो फिर उसके बाद जब वो आए उनको पता चला कि जी वो बीमार हो चुके हैं। एग्जैक्टली। यहाँ पर भी जो इत्तलात बताई जा रही हैं उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि ये एक फरथा डच जो है वो जोड़ा था जो बाद में हलाक हो गए अभी तक, ठीक है। और मकामी मीडिया के मुताबिक उस जोड़े ने ओशायो में एक लैंडफिल साइट का दौरा किया था, जहां वो एक नायाब परिंदे की तलाश में गए थे, और वहां पर हाँ एग्जैक्टली वहां पर मौजूद चूहों के फुजले या आलूदा जो है वो माहौल, उसके जरिए वायरस मुंतकिल हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बेसिकली जानवरों के एक्सक्रीशन से ही है, अब वो चूहे हो जाए कोई भी, लेकिन वहाँ पर आई थिंक बहुत टाइम पहले वो उन्होंने एक्सक्रीट किया होगा, और उसके बाद वो काफ़ी देर बाद ज़ाहिर है उस पर मक्खियाँ और वो सारी चीज़ें भी आती हैं, बैक्टीरिया भी ग्रो कर जाता है। सो वो गंदे, और वैसे भी इसीलिए कहते हैं सफाई निस्फ़ ईमान है, तो गंदगी से आपने देखा होगा घर में भी मच्छर और मक्खियों की अफजाइश हो जाती है। अच्छा। तो खैर वो आते उन्होंने ये कहा चूहा जहाँ से उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया है वो चूहा ऑलरेडी वो भी इन्फेक्टेड था। अब वो कहाँ से इन्फेक्टेड था इसके बारे में साइंसदान पता लगा रहे हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो जो कश्ती में लोग थे वो अब ना बहुत सारी मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों में जा चुके हैं, और फिर आगे ज़ाहिर है उन्होंने और भी ट्रैवल किया होगा, और तब तक इन्होंने तशखीस नहीं कर पाए थे। सो इसलिए वो जाके तकरीबन हर जगह ही फैल चुका है। सो इसलिए कहा जा रहा है कि है भी बहुत जानलेवा, तो ख्याल रखना चाहिए। आइए ख़वातीन और हज़रात आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कल से सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो बार बार खबरें आप सुन रहे हैं एक खातून के हवाले से, देख भी रहे हैं यस, पिंकी। तो पिंकी कौन है आइए हम आपको बताते हैं। शहर कायद में मंशियात स्मगलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार खातून अनमोल
उर्फ पिंकी से मुताल्लिक मामले में नया इंकशाफ सामने है, जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि मुलजिमा की गिरफ्तारी की असल जगह कराची नहीं बल्कि लाहौर है। वाज़ेह है कराची पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी गार्डन वेस्ट बिलाल आर्केड फेज़ 2 के एक फ्लैट से जाहिर की थी और FIR में भी उसी एड्रेस का इंदराज किया गया है। मज़ीद इत्तलात के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी ने एक साबिक पुलिस इंस्पेक्टर से दूसरी शादी कर रखी थी, जिसने मुबैना तौर पर डिवीज़न के इलाके में उसके लिए घर भी अपने नाम पर किराए पर हासिल किया हुआ था। पुलिस ज़राए का ये भी कहना है कि मुलजिमा का असल मंशियात सप्लाई नेटवर्क कराची में सरगर्म था, ताहम लाहौर में इसके खिलाफ पहले कभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। शहर कायद में मंशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी के मामले में FIR में संगीन गलती जो है वो सामने आ गई, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवालात उठने लग गए हैं। तफसीलात के मुताबिक मुलजिमा को गार्डन के इलाके बिलाल आर्केड से गिरफ्तार किया, ताहम मुकदमे के मतन में एक ऐसे फ्लैट का पता दर्ज किया गया जहां गुज़िश्ता 8 साल से एक और ख़ानदान किराए पर मुक़ीम है और मुतासरा ख़ानदान का कहना है कि वो अनमोल उर्फ पिंकी को जानते तक नहीं है और उन्हें समझ नहीं आ रही कि पुलिस ने उनका पता FIR में कैसे शामिल कर लिया है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुलजिमा ने एतराफ़ किया कि उसने तकरीबन 13 साल कबल मामूली नौयत की मंशियात फरोशी से जराइम की दुनिया में कदम रखा और बाद अज़ा शादी के बाद बाकायदा मंशियात के बड़े धंधे से मुंसलिक हो गई। इब्तदाई तौर पर आइस नामी मंशियात पोश इलाकों में फरोख्त करती रहीं, ताहम बाद में कोकेन के कारोबार में दाखिल हो गई। मुलजिमा ने इंकशाफ किया कि वो पोश इलाकों में होने वाली पार्टी और नौजवान लड़के लड़कियों को नशे का आदी बनाने में मुलव्विस रही, जबकि 17 से 20 साल की उम्र के नौजवान उसके बड़े खरीदार थे। हुक्काम के मुताबिक जब कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुलजिमा की सरगर्मियों पर नजर रखना शुरू की तो वो कराची से फरार होकर लाहौर मुंतकिल हो गई और दौरान तफ्तीश अनमोल उर्फ पिंकी ने बताया कि शनाख्त छुपाने के लिए उसने अपनी उंगलियां तेजाब से जलाई और तेज धार आले से उंगलियों को नुकसान भी पहुंचाया ताकि फिंगरप्रिंट्स अगर किसी चीज पर हैं तो वो मिटाए जा सके। तो ये सिलसिला चल रहा है इस वक्त कराची के अंदर और कल से जिस तरीके से ये दंदनाती हुई फिर रही है या इसी बात पे सब लोगों का है कि कैसे मतलब आपको पता है कि आप जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहां पर एक मिलता है वो इलायची के जो है छोटे छोटे से दाने मिलते हैं और वो खाने के लिए जो है ना रखने के लिए माउथ फ्रेशनर के तौर पर यूज होते हैं। उनका एक छोटा सा बॉक्स आता है, वो जो बॉक्स था तो इनके सेम उसी बॉक्स की पैकेजिंग में ये कोकेन सप्लाई करती थी और उसके ऊपर बाकायदा तौर पे अपनी प्रिंटिंग है इनकी कि कोकेन इतने ग्राम बाय अनमोल उर्फ पिंकी ये वो मतलब वो क्वीन पिंकी यस एग्जैक्टली। तो वो इलायची का डब्बा तो हाँ मैंने भी देखा हुआ है, माउथ फ्रेशनर जो कि आप या तो बबल का छोटा वो पैकेट लेते हैं या फिर वो लेते हैं और वो उसकी पैकेजिंग है भी बहुत क्यूट सी। हाँ, क्यूट अच्छा सी, इनकी भी उसी तरह की है। छोटे छोटे से जार्स भी आते हैं, क्रीम के लिए भी यूज किए जाते हैं। अच्छा मैंने कल ना एक ऑडियो लीक भी इनका देखा जिसमें इन्होंने बाकायदा अपनी गिरफ्तारी से कबल चैलेंज किया था कि मैंने जो है तो अन्नी फेरी हुई है, अंधेर फेरी हुई है मैंने कराची में और मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखा दो। वो मतलब और उसके बाद वो जो जिस तरह अदालत में फिर रही है सो शी इज यू नो ट्राइंग टू से वो पुलिस वाले की वाइफ जो है ना हाँ कि मैं हूँ भाई जो उखाड़ना है उखाड़ लो, क्योंकि वो जो हम मूवीज में देखते होते थे ना एक डॉन माफिया खातून जो है वो इस तरह फिर रही होती है कि मैं आइस भी शेयर कर रही हूँ, मैं जो है वो लोगों के साथ कोकेन जो है उसका भी काम कर रही हूँ और नौजवानों को दे रही हूँ यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में। और ये सूरत हाल बिल्कुल ये तो एक ड्रग डीलर है, इस तरह के न जाने कितने ड्रग डीलर इस्लामाबाद कराची लाहौर हर जगह में मौजूद। और लेकिन वो जो बात है ना कि मेरे ख्याल से उनका जो जिस तरह चैलेंज उन्होंने किया, पहले उन्होंने चैलेंज किया उसके बाद जब वो पकड़ी भी गई है तो उनमें ये नहीं है कि वो ज़रा सा भी शर्मिंदा हो अपने कारनामों पर जो उन्होंने सर अंजाम दिए, वो धनधनाती फिर रही है बाकायदा और अभी भी लोगों को प्रोवोक कर रही है कि क्या हुई मेरा उखाड़ लोगे। सो वो ये सिर्फ आज से पहले ना मैंने मूवीज़ में देखा था और अब जो है वो जिस वो क्वीन ऑफ साउथ शायद किसी ने वो सीजन देखा होगा। वन ऑफ माय फेवरेट्स मतलब मैंने 2 बार वो सीजन देखा है। उसमें भी उस खातून का यही था कि उसने 13-14 साल की उम्र से छोटे मोटे कामों से शुरू किया था और उसके बाद वो एक डॉन बन जाती है। तो आई थिंक हमारी जो पिंकी है उनका भी तकरीबन सेम ही ऑरा लग रहा है। अब लेट्स सीजन आपने याद करवाया क्वीन ऑफ साउथ, वन ऑफ द ग्रेट सीजन, जरूर देखिएगा और तमाम वो खवातीन जो जरा बॉसी फील करना चाहती हैं, ठीक है, और चाहती हैं कि दुनिया को कंट्रोल करें तो वो ये सीजन जरूर देखें। cause I recommended that season to my wife और वो उन्होंने पूरा सीजन देखा था। मैंने 2 बार देखा और स्पेशली उसमें जो मेन कैरेक्टर है
उनके आपने जो ब्लेजर्स देखे हैं सिले हुए, ठीक है, उनके ब्लेजर्स की जो पीछे से स्टाइल है और बहुत मजे की जो है वो सीरीज थी, नो डाउट। सो यू गाइस शुड वॉच इट, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि वो एक माफिया से ताल्लुक रखती है, उससे पहले उन्होंने कितनी गुर्बत की जिंदगी गुजारी होती है, उनको इस जो दलदल है इसमें धकेला जाता है और फिर वो सर्वाइवल के लिए उस चीज को अपनाती है। अदरवाइज अगर वो सर्वाइवल के लिए उसको अपनाती ना तो वो मर चुकी होती है। मेरा ख्याल है कि ये जो है ना, ये पूरी एक नीश है हॉलीवुड के अंदर और मूवीज के अंदर ड्रग डीलिंग से रिलेटेड। पाब्लो एस्कोबार से ऑनवर्ड अगर हम देखें तो बहुत सारे ड्रग डीलर्स के ऊपर बनती हैं सीरीज और फिल्म्स, और फिर उनका इतना शाहाना लाइफस्टाइल दिखाया जाता है, इतनी चीजें दिखाई जाती हैं, तो लोग उससे जो है मेस्मराइज होते हैं और फिर वो आई थिंक ये समझते हैं कि शायद ये रियल लाइफ में भी हम कर पाते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम पिंकी से हम अब अपनी इदारों से ये गुजारिश भी करते हैं कि उनको जो उनका असली मकाम है वहाँ पहुँचाना चाहिए, उनको जो सज़ा मिलनी चाहिए, मतलब जो सज़ा उनको मिलनी चाहिए। जिस तरह आम एक गरीब इंसान को से अगर कोई कोताही गलती होती है, जुर्म होता है, तो उसके लिए तो 2 दिन बाद ही आई थिंक सज़ा मुतय्यन की जाती है, तो इनको भी जो इनकी सज़ा बनती है, और इनकी सज़ा तो जो बनती है जितने बच्चों को इन्होंने राह रास्त से हटाया है। भाई सिंध पुलिस है वो, सिंध पुलिस के बारे में मैं क्या क्या आपको बताऊं कि सिंध पुलिस के बारे में मैंने ये सुना हुआ है कि इशारे पे वो सामने खड़ी होती है और आप यहाँ पे सामने लुट रहे होते हैं और वो कोई, अच्छा, यस एग्जैक्टली। ये तो बड़ी गंभीर बात बताई आपने। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हम किसी सिंध के नुमाइंदे को ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि कोई ऐसी बॉडी हो जो कि सिंध गवर्नमेंट से ही रिलेटेड हो, ताकि जब हम उनसे सवाल करें तो एटलीस्ट वो जवाब देने उस तरह से जोगा तो हो कि उनके हाथ में है कि नहीं है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ख़वातीनो हज़रात, वज़ीर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिंध से वर्ल्ड बैंक के आला सतही वफ़द ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान सूबे में डिजिटल स्किल्स टेक्नोलॉजी से मुतालिक जारी इक़दाम और मसनूई ज़हानत जो है AI, उसके ज़रिए जिद्दत और जदीद डिजिटल इकोसिस्टम के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। और इस मौके पर वज़ीर IT सिंध अली राशिद ने कहा कि सिंध हुकूमत नौजवानों को जदीद डिजिटल महारतों से आरास्ता करने के लिए कोशा हैं। उन्होंने कहा कि AI रेडीनेस, डिजिटल तरबियत और टेक्नोलॉजी पर मबनी मौक़े मुस्तक़बिल की मईशत के लिए नागुज़ीर है। नो डाउट, जब हम कल भी जिक्र कर रहे थे फ्रीलांसिंग और इन चीज़ों के हवाले से, अब तो अगर आपने कोई भी काम करना है तो उसके लिए आइडिया, उसके स्टेप बाय स्टेप तमाम तर चीज़ें AI आपको बता देता है। और जब डिजिटली हम बात करें तो बहुत बूम है और ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत कमी है। हमारे पास डिजिटल सेटअप्स की कमी है, ऑफिसेज़ की कमी है, फ्रीलांसर्स की कमी है, और ये मज़ीद बढ़ने की ज़रूरत है, जिसके लिए जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। एंड वी वांट कि हर कोई देखें, ये जो करंट गवर्नमेंट है इसके बहुत फोकस होता है कि हम इन्वेस्ट करें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, बट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ये ज़रूरी है कि हमारे बच्चों को वो स्किल्स दी जाएँ कि वो compete कर सके अमेरिका के बच्चे के साथ, यूरोप के बच्चे के साथ, चाइना के बच्चे के साथ। उसके लिए आपको कई दफ़ा यहाँ पर प्रोजेक्ट्स लगाने पड़ेंगे, वो फेल होंगे, फिर लगाएं, फिर फेल होगा उनमें से कोई, फिर अगर 10 प्रोजेक्ट्स आप लगाएंगे तो उनमें से 100-150 बच्चा निकलेगा, वो आपको रिप्रेजेंट करेगा और ये इसी तरह साइकिल बढ़ता जाएगा। और लेकिन वैसे भी आई थिंक मेरा भी नहीं ख्याल कि एक ही बार करने से आपको, अगर एक बार आपने अपॉर्चुनिटीज़ फराम कर दी तो अगर आपको उसमें तादाद में कमी नज़र आई है, लोगों की अप्रोच में कमी नज़र आई, तो आप ये कहेंगे कि शायद ये प्रोजेक्ट फ्लॉप है। थोड़ा आगाही जो है वो ज़्यादा पहले ज़रूरी होती है, और आई थिंक एक ही बार से सब कुछ जो है वो चेंज भी नहीं हो जाता। सो इट टेक्स टाइम, और टाइम देंगे बच्चों के फ्यूचर को सुधारने के लिए, बेहतर करने के लिए। आप गाये बगाए ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आएंगे, प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे, तब ही जो है हम लॉन्गर रन में ये देख सकते हैं। आइए अगली खबर पढ़ के मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही है, इसलिए आप लोगों के साथ वो शेयर करता हूँ। अच्छी बात है इसमें, लेकिन हंसी किस बात पे आ रही है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान की जानिब से बांग्लादेशी नौजवानों के लिए ढाका के अंदर पाकिस्तान एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद किया गया था। अब ढाका में कायम पाकिस्तानी हाई कमीशन की तरफ से और पाकिस्तान हायर एजुकेशन कमीशन के इश्तराक से ये एक एजुकेशन एक्सपो कायम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। बांग्लादेशी जो वज़ीर तालीम हैं डॉक्टर ANM एहसान जो हैं, उन्होंने भी एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब में हिस्सा लिया। बांग्लादेशी वज़ीर तालीम ने पाकिस्तान एजुकेशन एक्सपो के इनेकाद पे पाकिस्तानी हाई कमिश्नर, पाकिस्तान की हायर एजुकेशन कमीशन, इनकी जो है वो शुक्रिया भी अदा किया और तारीफ़ भी की।
लेकिन साथ ही बांग्लादेशी वज़ीर तालीम ने कहा कि पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। बांग्लादेशी नौजवानों को स्कॉलरशिप्स देने के इक़दाम पर हुकूमत पाकिस्तान के मशकूर हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मजहबी और सकाफती हमआहंगी पाई जाती है। नो डाउट पाकिस्तान और बांग्लादेश की हिस्ट्री आप सभी को मालूम है, बहुत अरसा बीच में मसला रहा, लेकिन अब दोबारा से दोनों ममालिक एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान अपनी जो है वो इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, लेकिन मैं वज़ीर तालीम जो बांग्लादेश के उनको कहना चाहूँगा कि हम अपनी तालीम से मुतासिर नहीं हो रहे, आप लोग क्यों हो रहे हैं हमारी तालीम से मुतासिर? ऐसा क्या एजुकेशन सिस्टम में आ गया? एजुकेशन सिस्टम में भी हमारे मुकाबले में आप अगर अपने पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम को रेट करें तो 10 आउट ऑफ कितना आप देंगे? आउट ऑफ 10 आप कितना रेट करेंगे? सीरियसली, जो सारी जिंदगी आपने स्कूल पढ़ा है, कॉलेज पढ़ा, यूनिवर्सिटी पढ़ी है, उन सबको मिला के अगर आप बताएं अपना सिर्फ एक्सपीरियंस। 7 आई वुड गिव ऑल दी, मतलब जितने इंस्टीट्यूट से मैंने पढ़ा है उसको कुल मिला के पाकिस्तान एजुकेशन को, इफ़ आई रेट माई सेल्फ 3 आउट ऑफ 10 आई वुड रेट देम, बिकॉज मुझे जदीद दौर के मुताबिक करिकुलम नहीं पढ़ाया गया। जो मैंने मुतालिया पाकिस्तान पढ़ी है वही आपने पढ़ी है, और वही इस्लामियात, वही मुतालिया पाकिस्तान हमें हमारे वालिदैन ने भी पढ़ी है। और साइंस के नाम पे सिर्फ थ्योरी हमने पढ़ी है, प्रैक्टिकल नहीं पढ़े। मीडिया जहाँ पर जिस इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ा था वहाँ पर भी मैंने थ्योरी पढ़ी है, प्रैक्टिकल उधर नहीं किया। और बहुत सारे उसके अलावा भी जो इंस्टीट्यूट्स मीडिया पढ़ा रहे हैं वो थ्योरी जो है वो मोस्टली करवा रहे हैं, और प्रैक्टिकल नामी चीज़ होती है, आपको रिपोर्ट्स बनाने के लिए दी जाती है, लेकिन वो उतने फ्रिक्वेंटली नहीं काम किया जाता। सो इसलिए मुझे तो बहुत प्रॉब्लम पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम से। देयर इज अ डिफरेंस ना, जब हमेशा हम बात करते होते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे बड़ी खराबी है वो ये है कि सबका करिकुलम इक्वल नहीं है, राइट? सो पेशावर यूनिवर्सिटी की या पेशावर की एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो इवन मैंने मैट्रिक से भी प्रैक्टिकल बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई है और दिखाई है। अगर मैं मास्टर्स की अपनी बात करूं तो मेरा जर्नलिज्म मोस्टली सारा ही प्रैक्टिकल रहा है, हाँ, एज कम्पेयर टू थ्योरी के बहुत कम थ्योरी पढ़ाई गई है हमें। एंड इफ आई टॉक अबाउट माय मास कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस, यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स थे उन्होंने, क्योंकि वो सारे फील्ड के एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने जो हमें चीज़ें बताई हैं ना ऑफ द रिकॉर्ड, अगेन ऑफ द रिकॉर्ड, या लेक्चर्स में जो उन्होंने बताई चीज़ें, वो मुझे आज बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए। उन तमाम टीचर्स का मैं मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे एक एक चीज़ सिखाई है। बट द थिंग इज आई एम टॉकिंग अबाउट द करिकुलम। वो करिकुलम ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि फ़लाने की थ्योरी को, फ़लाने की ये, फ़लाने का वो पढ़ लिया, इतना पढ़ा दिया, ये लेक्चर में ऐसे हो गया। जब कम्युनिकेशन को यूँ डाइवर्ट करते हैं तो यूँ हो जाता है। उसका मुझे इस फील्ड में आगे कोई फ़ायदा नहीं हुआ अभी तक। पिछले जैसे कि उस दिन मैं 8 साल मुझे मीडिया में देख रही थी कि जी मुझे समझ नहीं है वो जो A+B+C था वो मैंने कहाँ इस्तेमाल करना है, मुझे अगर कोई बता दे। सो आई थिंक इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हमने पढ़ी तो है उस वक्त, लेकिन अभी तक हमें उसका प्रैक्टिकल लाइफ में समझ नहीं आई कि हमने कहाँ यूज करनी है। एग्जैक्टली। प्लस एज कम्पेयर टू अगर उसके हमें प्रैक्टिकली दिखाया जाता, प्रैक्टिकली समझाया जाता, टूर्स कराए जाते, या हम कुछ खुद करते तो वो जहन नशीन हो जाता है। जो आप एक बार करते हैं वो मसल मेमोरी बन जाती है। सो या देयर आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से भी हमारा एजुकेशन सिस्टम KPK का थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ बहुत अच्छी बात है अगर आप लोगों के सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है, और हमारे यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में ना बहुत सारे फ्लॉज हैं। खैर उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। और आगे जैसे हमने स्टार्ट में एक आप लोगों से गिला किया आप लोगों से क्या किया, लेकिन गिला ज़रूर किया, गरीब के लिए क्या खुदकुशी ही बाकी रह गई है। महंगाई कम होने के दावे पर बिलाल कुरैशी जो है वो बरहम हो गए। पाकिस्तान अदाकार बिलाल कुरैशी ने हुकूमत के महंगाई में कमी से मुतालिक बयान पर शदीद रद्द अमल देते हुए सोशल मीडिया पर अपनी नाराज़गी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है 2024 से पहले महंगाई में इजाफा हो रहा था, 2024 और 25 में सूरत हाल मुस्तहकम रही, जबकि 2026 में महंगाई में वाज़ह कमी आई है। इस बयान पर तकरीब में मौजूद शुरका की जानिब से तालियां भी बजाई गई। बिलाल कुरैशी ने इस पर सख्त तनकीद करते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, ये तालियां दरअसल गरीब आवाम के मुंह पर एक थप्पड़ है। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए ये भी कहा कि मौजूदा हालात में गरीब आदमी के पास खुदकुशी के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं रह गया। एग्जैक्टली। ईरान वाले भी सोचते होंगे हम पाकिस्तान के जहाज गुजरने दे रहे हैं, पेट्रोल क्यों महंगा कर रहे हैं अपनी आवाम के लिए। हम तो अपनी तरफ से अच्छाई ही कर रहे हैं, और हम भी ये कह रहे हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि हमारी सफारती ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और हमें तो पेट्रोल मिल रहा है, तो फिर हमारे यहाँ इतनी महंगाई क्यों हो रही है। और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, बजाय इसके थोड़ी बहुत भी उसमें कमी आए। वजीर साहब आके उस दिन अपनी गुफ्तगू में
उनके वालिद साहब बहुत डेडिकेटेड पाकिस्तानी सियासत के वर्कर थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। आई एम टॉकिंग अबाउट परवेज़ मलिक साहब और उनके साहिबजादे। इनफैक्ट ये पूरा ख़ानदान जो है, एक वक्त में तो पिछली दफ़ा जब इनके वालिद हयात थे तो ये तीनों MNAs थे। इनकी वालदा इनकी बेगम परवेज़ मलिक साहब की थी कि परवेज़ मलिक साहब खुद और उनके बेटे अली परवेज़ मलिक। सो अली परवेज़ मलिक साहब इस वक्त हमारे वज़ीर पेट्रोलियम हैं। अल्लाह उनको जो है वो समझ बूझ मज़ीद अता करे, वो इस पोर्टफोलियो को अच्छे से निभा सकें। लेकिन उस दिन जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बड़ा मुझे ऐसा लग रहा था कि वो ऐसा फील करवा रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम पे एहसान कर रहे हैं वो, और पाकिस्तानी कौम को ये बता रहे हैं कि हमने आपके लिए ये किया, हमने आपके लिए ये किया, हमने तब भी पेट्रोल जब ये था डीजल तब भी हमने यूँ किया, काम ये है आपका और आप इसी के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। तो इसलिए खुदारा आई थिंक वो जो होती है ना, वो सिर्फ सियासत होती है कि पिछली पार्टी ने देखो आप लोगों के लिए ये नहीं किया था लेकिन हमने आप लोगों के लिए ये करके दिखा दिया। तो वो इस तरह से आई थिंक एहसान अपना जता रहे थे, जलसों में जाके एहसान जताया। हाँ, इस सीन में कि भाई वोट लेने होंगे तब मंशूर जब अपना बता रहे होंगे तब अपनी चीजें समझ नहीं आती। नाजिम आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि ये चीज मुझे भी समझ नहीं आती, महंगाई में हमने कमी कर दी, फलाने ने ये नहीं किया था। मतलब आप हमें बता रहे हो कि जी ये हो गया, हमने ये कर दिया, हमने टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी पार्क बना दिया, हमने ये कर दिया, साथ ही आप पिछले की भी हमें बता देते हो कि जी पिछले ने ऐसे नहीं किया था। सो आप हमारे जो जिस इदारे के उस वक्त सरबराह होते हैं, वो आपका काम होता है पिछलों ने क्या किया वो पिछलों की हद तक रहने दें। वो आप बेशक प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग से करके बता दें कि पिछली हुकूमत ने क्या किया, या फिर आप जलसों में बताएं जिस टाइम पे वक्त होता है, जो कैंपेन चल रही होती है, बजाय उसके आप हर दिन हमें उसी चीज़ का ताना देते हैं कि जैसे हमने उनको मुसल्लत किया था और वो हमारे कंधों पे वो बोझ है कि हमारी वजह से वो महंगाई आई थी। तो या ये एक बहुत गलत बात है। जी जिक्र करते हैं हैरी पॉटर का, और हैरी पॉटर की सीरीज़ के मद्दाहों के लिए खुशखबरी ये है कि HBO ने सीज़न की रिलीज़ से कबल ही दूसरे सीज़न की भी तस्दीक कर दी है, और मशहूर नावल निगारजे के रोलिंग की आलमी शोहरत याफ्ता कहानी को नई TV सीरीज़ की शक्ल दी जा रही है, जिसका मद्दाह बेसब्री से इंतजार करें। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले सीज़न का ट्रेलर मार्च में जारी किया गया था, जिसके बाद शो की मकबूलियत को देखते हुए HBO ने फौरी तौर पर दूसरे सीज़न की भी तस्दीक की है। बताया कि दूसरे सीज़न हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स पर मबनी होगा, और उन्होंने ये भी कहा कि पहले सीज़न की शूटिंग क्रिसमस तक मुकम्मल हो जाएगी और उसी साल दूसरे सीज़न की तैयारी भी शुरू कर दी जाएगी। पहला सीज़न रवा बरस क्रिसमस पर नशर किया जाएगा। सो हैरी पॉटर्स एक बच्चों के साथ, हमारे साथ एक बड़ी बचपन से एफिलेशन है, बट नावल सी इसमें नए कैरेक्टर्स होंगे, वो कैसा परफॉर्म करेंगे, कैसा चलेगा। हाँ, लेकिन जो पुराने तीनों की जोड़ी थी ना, वो लाजवाब थी। आई थिंक उसको कम्पीट कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन फिर भी हम देखना ज़रूर चाहेंगे। और आई थिंक कंपटीशन है भी नहीं शायद, देखें हम जो भी नए एक्टर्स आते हैं वो अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है हैरी पॉटर। सो लेट्स सी। हाँ, मुझे हैरी पॉटर की एक मेमोरी बचपन में याद आती है। सर्दियों के दिन में और हीटर लगा हुआ है, रज़ाई के अंदर मैं लेटा हूँ और सामने छोटे वाला TV लगा हुआ है, उस पर हैरी पॉटर लगा हुआ है और मैं उसको देख रहा हूँ। और स्कूल से छुट्टी, पता नहीं मेरी तबीयत की ख़राबी की बाइस हुई थी या एक दिन पहले हम कहीं से आए थे तो इस वजह से रेस्ट देने के लिए हुई थी, लेकिन स्कूल से उस दिन मैंने छुट्टी की थी। तो इसलिए मुझे उसकी ज़्यादा खुशी थी अंदर से, और वो ना बहुत प्यारा नॉस्टैल्जिक फील आती है। स्कूल से जब हम बचपन में छुट्टी करते थे ना, उसकी खुशी कुछ और होती थी। मेरी अम्मा से तो आप पूछे, वो बहाने बताएंगी, तरह तरह के मैंने बहाने मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाए थे कि ऐसे भी छुट्टी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। मैं ना जब हिफ्स करता था तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक दफ़ा मुझे था कि मेरे पेट में ना दर्द हुई नेचुरली, एक्चुअली ना, तो मैंने जब जाके उसको बताया ना तो उन्होंने फौरी तौर पे मान लिया और मुझे घर भेज दिया। तो मैंने बोला ये तो ट्रिक बड़ी अच्छी है। अगली दफ़ा मुझे फिर दर्द हुई, उन्होंने फिर मुझे भेज दिया। जब तीसरी चौथी दफ़ा मैंने ये किया ना, मैं बच्चा था, मुझे बहाना चेंज करना चाहिए, लेकिन मुझे हर दफ़ा पेट में ही दर्द होती थी। तो मैंने जाके जब ये बताया अपने प्रिंसिपल को, तो उन्होंने बोला अच्छा, उन्होंने बुलाया कि जो मेरे टीचर थे उनको, कि ये तो बहुत ज़्यादा मामला बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा टेस्ट करवा, मैं तुम्हें दम वगैरह करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद ना तुम थोड़ी देर बैठो तो तुम्हें ना नींद आ जाएगी। मैं खैर थोड़ी देर बैठा रहा। अब ना नॉर्मली बच्चे का जहन है, उसको इतनी चालाकियाँ उस तरीके से नहीं पता थी। तो मैंने बैठे बैठे ना मैंने बोला नहीं नींद आ रही ना, तो वो मुझे जो है ना टीचर वो कहते हैं कि नहीं बेटा, अगर तो पेट में दर्द हो रही हो तो नींद तो फौरी तौर पे आ जाती है। तो मैंने बोला अच्छा, मैं यूं लेटा और मैं ना सो गया। अब मैं सोया नहीं, तो थोड़ी देर ना वो मुझे बुलाते रहे, तो उसके बाद ना मैं थोड़ी देर बाद जब उठा ना तो मुझे बोलते हैं
ये देखो, जब पेट में दर्द हो रही हो ना तो नींद तो आती नहीं है। हाँ। ठीक है, तो ये क्या है, तो मैं कंफ्यूज हो गया कि यार ये है क्या एक्चुअली, नींद आती है या नहीं आती जब आपकी तबीयत खराब हो। वही वाली बात है, झूठ के फाव नहीं होते। हाँ ना। और एक दफा इसी तरीके से हुआ, तो वो कहते हैं ना कि अम्माएं जो होती हैं ना वो आपको कोर से जानती होती हैं। ओए हाँ, मेरी माँ ने जो मेरे साथ किए ना स्कूल ना तो इसी जाने पे, तरीके से एक दफ़ा छुट्टी हुई और सकती। मैं जो है ना वो आ गया, तो अब जो वैन ड्राइवर थे, जो ऑफिशियल उस स्कूल के वैन ड्राइवर थे, उनकी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, और मुझे घर जब छोड़ने के लिए आए तो मेरी अम्मा उनको बोलती हैं कि आपको पता नहीं है ये छोटा सा बच्चा है, ठीक है, और ये किस तरीके से ना, तो वो बोलते हैं कि आई एम सॉरी, बिजी थे हम लोग, थोड़ा सा लेट हो गए। वो बोलते हैं नहीं लेट नहीं हो गए, इसने आपको चालाक जो है वो इस बेवकूफ़ आप लोगों को जो है ना वो बनाया और ये इस तरीके से छुट्टी लेकर आ गया है। हाँ, तो ये वाला चक्कर होता है। लेकिन आई थिंक ये तो हर कोई इससे रिलेट करना चाहेगा। स्कूल में बहानेबाजी तो सब ने की है, मेरे यहाँ पेट में दर्द हो रहा है, पता नहीं मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे तो बुखार हो रहा है। बहुत सारे लोगों को तो मैंने ये सुना है प्याज भी बगल में रख के बुखार भी करा लेते होते थे। सो हमारी प्रोड्यूसर ऐसा किया करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी, हमारी प्रोड्यूसर ऐसी करेंगी। आगे बढ़ते हैं जी। मिनिएचर आर्टिस्ट, पाकिस्तानी मिनिएचर आर्टिस्ट है माहीन इलाही, और उनके फनपारों की लंदन में नुमाइश हुई है। अमेजिंग, वंडरफुल। माहीन इलाही के मिनिएचर की नुमाइश सेंट्रल लंदन में ग्रीन एंड स्टोन गैलरी में जारी है। एक निजी न्यूज़ के मुताबिक माहीन इलाही का कहना था कि मेरा फ़न एशिया के कदीम तरीन मुसव्वरी के रिवायत का गहरी अक्कासी करता है। ये फ़न पारे तन्हाई के ज़रिए अमन, सुकून और कल्बी इत्मीनान पर तवज्जो दिलाते हैं। मेरा काम मिनिएचर रिवायात की नकल नहीं बल्कि उसे नई शक्ल में मुतारफ़ करवाना है। बहुत अच्छी बात है। माहीन इलाही का कहना था कि दरख्त, बादल, परिंदे देखने वालों को तस्वीर के साथ वक्त गुजारने की दावत देते हैं। गैलरी के मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना था कि माहीन इलाही के काम को देखकर ही अंदाज़ा हो गया था कि गैर मामूली आर्टिस्ट हैं। इनके फन पारे देखने वालों को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। Exactly. और ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तानी एक आर्टिस्ट, हाँ, पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंटेशन हो रही है, पाकिस्तानी कल्चर की अक्कासी कर रहा है, बहुत वो भी अच्छी बात सेंट्रल है। लंदन में। एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं ख़वातीन हज़रात। आखिरी खबर हमारे पास ये है कि मुल्क में ईद उल अज़हा का इम्कान है 27 मई को होने का। तर्जुमान स्पार्को ने डेट अनाउंस कर दी है। उनके मुताबिक 17 मई को ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त नए चांद की उम्र 18 घंटे 30 मिनट होगी, जिसकी वजह से 17 शाम की मई जो है उसको ज़िलहज का चांद नज़र आने का इम्कान जो है वो मुवाफ़िक है। तर्जुमान के मुताबिक यकम ज़िलहज 1447 हिजरी बरोज़ पीर 18 मई को मुतवक्की, और इस हिसाब के मुताबिक 27 मई को ईद उल अज़हा आप और हम पाकिस्तान के अंदर मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ख़वातीन हज़रात, ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूवर्स। इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे ईरान अमेरिका के हवाले से। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 13 से 15 मई 2026 को दौरा करने लगे हैं चीन का, और ये बड़ा अहम दौरा है चीन का, जबकि इस वक्त ईरान के साथ जंग जारी है। मुज़ाकरात जो है वो अभी तक ताहाल तातुल का शिकार हैं। पाकिस्तान में इस हफ्ते एक्सपेक्टेड थे मुज़ाकरात, और उसी पर अब ये खबर है कि चीनी वज़ीर ख़ारजा और इसहाक डार को जो है ना वो फ़ोन पर गुफ्तगू उनकी हुई है और ईरान के हवाले से बात हुई है। अब चीन में इस वक्त जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पहुंच रहे हैं, और चीन ने पहले जो चीन की तरफ से बयानात आ रहे थे उसमें ऐसा भी एक्सपेक्टेड था कि कुछ कहा जा रहा है कि ये मामला हल जब तक नहीं होगा तब तक हम कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये मामला हल करके ही हमारे पास तशरीफ़ लाएं। अब देखना ये है कि दो अहम स्टेक होल्डर्स इस दुनिया के वो आपस में मिलने लगे हैं, और इस वक्त जंग की सूरत हाल जारी हो सारी है, और पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार। इसी पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं गुफ्तगू करने के लिए सीनियर IR एक्सपर्ट हैं, थ्रू वीडियो लिंक हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद ज़मीर असदी साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़मीर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ज़मीर साहब, इस वक्त ये दौरा अहम, कितना ये दौरा चीन अहम होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए और ख़ास तौर पे इस खित्ते के लिए? जी बहुत शुक्रिया। देखें, अमेरिकी सदर जो हैं उनकी जब भी कभी मुलाकात होती है चीनी सदर के साथ, चाहे अमेरिकी सदर कोई भी हो, ये दुनिया के लिए एक बड़ी जो है ख़बर होती है।
क्योंकि इन दोनों ममालिक के साथ दुनिया भर की मईशतें किसी न किसी तरह कनेक्टेड हैं, और दुनिया भर के चाहे वो तरक्की याफ्ता ममालिक हों या तरक्की पजीर ममालिक हों, उन सब की हमेशा से ये ख्वाहिश रहती है कि चीन और अमेरिका के माबैन जो ताल्लुकात हैं वो स्टेबल रहें और उनमें किसी किस्म की कोई दरार ना आए, क्योंकि जब इन दोनों ममालिक के माबैन किसी किस्म की कोई ताल्लुकात के हवाले से पेचीदगी होती है तो इसका असर पूरी दुनिया के ममालिक पर पड़ता है। और दुनिया के ममालिक जो है इकॉनमी के हवाले से और अपने चीन और अमेरिका के साथ अपने बाहमी ताल्लुकात के हवाले से वो प्रेशर फील करते हैं। तो दुनिया भर की ये ख्वाहिश होती है कि चीन और अमेरिका जो है चाहे इनके मुआशी ताल्लुकात हैं, इनके दिफाई ताल्लुकात हैं, इनके तिजारती ताल्लुकात हैं, इनके तालीमी ताल्लुकात हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इनके एक्सचेंजेस हैं, वो किसी न किसी तरीके से अस्टेबल रहें। तो इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन है, मेरा ख्याल है कि इसको लोग जो है वो दो तरह से देख रहे हैं। एक तरफ जो है वो देख रहे हैं कि इसकी तजारती और मुआशी नौइयत क्या है, और दूसरी तरफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे इसका क्या असर पड़ेगा। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि ये एक आलमी सियासत, आलमी मईशत और स्ट्रैटेजिक जो सफारतकारी है उसका इस जो है वो बहुत अहम हिस्सा बन चुकी है ये मुलाकात। और अगर हम दुनिया भर के जो इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं ख़ास तौर पर जंगों के हवाले से और ईरान के हवाले से, तो मेरा ख्याल है कि जो गैर यकीनी की सूरत हाल का इस वक्त पूरी दुनिया को सामना है, तो उसमें अमेरिका और चीन क्योंकि दो बड़ी आलमी ताकतें हैं, तो इनके दरमियान जो बराह रास्त राब्ता जो है राब्ता साजी है, जो सफारतकारी है, वो बड़ी जो है ना वो एक अहमियत की हामिल है। और फिलहाल अगर ज़मीर साहब हम इस बात पे पूछें कि जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है इसहाक और ईरान के चीन के वज़ीर ख़ारजा से, क्या डिस्कशंस हुई होंगी उसमें, क्योंकि ये दौरे से कबल टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है, राइट? दौरे के बीच में दौरे के बीच में जो डिस्कशन होंगी वो तो अपनी जगह, लेकिन अगर अभी पहले हुई है तो आपको क्या लगता है कि क्या डिस्कशन अभी हुई होगी और उसके बाद दौरे के बाद हमें क्या जो है नताइज सामने आ सकते हैं मज़बूत? देखें, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका दौरा चीन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, पूरी दुनिया की इस पर नज़रें हैं, तो इस दौरे से पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जो है उन्होंने भी चीन का दौरा किया, और अब जो है लेटेस्ट जो पाकिस्तानी नायब वज़ीर आज़म हैं इसहाक डार, वज़ीर ख़ारजा भी हैं जो उनकी चीनी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वांग यी, जो कि चीन में एक सीनियर सियासतदान हैं और उन दुनिया भर के जो ख़ारजा पॉलिसी के मामलात हैं चीन के, उस पर उनकी गिरफ्त है। उनके साथ उनकी मुलाकात जो है वो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, जो कि बड़ी अहमियत की हामिल है। इस गुफ्तगू का मतलब ये है कि अगर हम चीन की जो सफारतकारी है उसका जायज़ा लें, तो बीजिंग जो है वो अमूमी तौर पर तसादुम के बजाय जो है वो मुज़ाकरात और सियासी हल और इलाकाई इस्तेहकाम पर जोर देता है। और चीन का हमेशा से ये ख्याल है कि जनूबी एशिया में अमन जो इस्तेहकाम है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे खित्ते की इक्तिसादी तरक्की, तिजारत और सरमायाकारी के लिए जो है वो बड़ा जो है ज़रूरी है। इसलिए चीन किसी भी कशीदगी को कम करने और सफारती हल तलाश करने में मौसर जो है और मुस्बत किरदार अदा करना चाहता है। और ये जो किरदार है ये ज़ाहिर बात है इस वक्त हम जानते हैं वो ईरान और अमेरिका के माबैन सालसी के हवाले से है, जो कि पाकिस्तान एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि जो ये अभी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है ये भी इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान जो है वो चीन की खारजा पॉलिसी में एक इंतहाई अहम मकाम जो है वो रखता है, और दोनों ममालिक के ताल्लुकात जो हैं वो सिर्फ दफाई या सियासी ताउन तक महदूद नहीं है, बल्कि इसमें इक्तिसादी, तिजारती, तकनीकी, तालीमी और मेडिकल के जो है ना, अच्छा ज़मीर साहब, ये फैले हुए हैं। क्या एक्सपेक्टेड है कि इन मुलाकात में क्या डिस्कशंस हो सकती हैं, क्योंकि इस वक्त जो आलमी सियासत हम देख रहे हैं वो बड़ी डिस्टर्ब है और एक बड़ा स्टेक होल्डर है चाइना इसमें, कि जो ईरान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसकी वजह से चाइना को जो नुकसान हो रहा है उसमें बहुत बड़ा जो है वो हिस्सा है चीन का। तो अब अमेरिकी प्रेसिडेंट जो हैं वो जब वहाँ पर पहुँचेंगे तो क्या एक्सपेक्टेड है कि आलमी सियासत डिस्कस हो रही है, तिजारत जो है वो डिस्कस हो सकती है, ईरान के मामले के ऊपर क्या गुफ्तगू हो सकती है? देखें, जैसे मैंने पहले बताया कि अमेरिकी और चीनी सदूर की जो मुलाकात है बड़ी अहमियत की हामिल है, तो इसमें इस वक्त ये जो मुलाकात हो रही है इसमें दोनों जो सदूर हैं उनके माबैन तिजारत के साथ साथ जो है वो इलाकाई मामलात जो हैं ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता के, उसके हवाले से बड़ी डिटेल्ड गुफ्तगू होगी। और इसके अलावा आलमी सलामती के मामलात हैं। चीन के लिए ताइवान का जो मामला है वो बहुत एक नेशनल इंटीग्रिटी का मामला है, सिक्योरिटी का मामला है। ताइवान के हवाले से सार हासिल जो है वो गुफ्तगू होगी। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें चीनी कंपनियां और चीन का इस वक्त एक बड़ा किरदार है पूरी दुनिया में AI डेवलपमेंट के हवाले से, और अमेरिका जो है उसके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके हवाले से बड़ी
गुफ्तगू जो है वो एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं जो चीन में आए रोज़ हम कोई ना कोई नई जो डेवलपमेंट्स जो हैं वो देख रहे हैं, उसके हवाले से गुफ्तगू है। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल है और ख़ास तौर पर रूस और यूक्रेन के जो मामलात हैं उनके दरमियान भी गुज़िश्ता सालों से जो कशीदगी चल रही है उसके हवाले से गुफ्तगू जो है वो एक्सपेक्टेड है। और जो ख़ास तौर पर ईरान का अगर हम मामला देखें तो उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मामला वो बहुत जो है कलीदी हैसियत जो है वो रख सकता है। हालांकि जो डोनाल्ड ट्रंप है, कि क्या लगता है आपको, काफ़ी टाइम से, बल्कि जब से ये जंग छिड़ी हुई है तब से ही हम देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर ही तनाज़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है रोज़ बरोज़। तो अब क्या सूरत हाल नज़र आती है? क्या चीन जो है वो अमेरिका को इस बात पे आमादा करेंगे कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ छोड़ दें, या फिर बीच की कोई रास्ता निकालेंगे? क्योंकि जल्द अज जल्द ही इस चीज़ का फ़ैसला होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सारी आलमी जो मईशतें हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे इस वक्त जो है वो मबनी है। अगर वो खुलता है तो ठीक, अदरवाइज़ फिर ऐसी ही महंगाई और मईशतें ऐसी ही तबाही की तरफ जाएंगी जैसे अभी जा रही है। देखिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मामला है वो न सिर्फ ईरान के लिए भी बल्कि अमेरिका को अगर हम देखें, जिस तरह उन्होंने नेवल ब्लॉकेट जो किया हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का और ईरान का, उनके लिए भी उनको पता है कि एक ट्रम्प कार्ड है, वो अपना पूरा मुआशी दबाव जो है वो ईरान के ऊपर जो है वो डाल रहे हैं। और ईरान के साथ जो भी कंपनियां जो है वो दिफाई या मुआशी मामलात इस वक्त कर रही हैं उनके ऊपर पाबंदियां लग रही हैं। और अभी लास्ट वीक में भी अमेरिका ने कुछ चीनी कंपनियों पर जो है ईरान के साथ लेन देन के हवाले से पाबंदियां आयद की हैं, जिसको चीन ने बड़ी ज़बरदस्त ताकत के साथ वजारत ख़ारजा के जो तर्जुमान है यहाँ पर उनकी बयान एक आया है जिसमें उन्होंने मुस्तरद किया इन पाबंदियों को। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो मामला है उसमें देखिए चीन ये चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो एक स्मूथ लॉजिस्टिकल जो मूवमेंट है पूरी दुनिया की जो 20% एनर्जी सप्लाई जो है वो यहाँ से होकर गुजरती है, ये यकीनन इसको ओपन रहना चाहिए। और चीन ने इसका बरमला इजहार भी किया है, लेकिन चीन ये भी समझता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से जो ईरान के खदशात हैं, जो ईरान के मफादात हैं, उनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। जो अब्बास अरागची के साथ भी चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की जो मुलाकात हुई अभी अमरीकी सदर के जो है वो दौरे से पहले, उसमें भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से जो दोनों की जो मुलाकात थी उसमें यह बताया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से ईरान के जो तरजीहात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। चीन ये ज़रूर चाहता है कि ये ओपन रहे, लेकिन उसमें किसी किस्म का ईरान के साथ उनका इत्तफाक है कि ईरान की जो नेशनल सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उन पे किसी किस्म का सौदा नहीं होना चाहिए। तो अमरीकी सदर डेफिनेटली मुलाकात में चीनी सदर के साथ ये कोशिश करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे किसी किस्म का दबाव अमरीकी सदर जो है वो कबूल ना करें। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ा मामला है जो कि चीन ने ये कहा है कि ताइवान का जो खित्ता है जो चीन का एक इंटीग्रल पार्ट है, उसको अमेरिका भी जो हथियारों की फरोख्त है वो बंद करे। चीन का ये बड़ा एक हमेशा से ये एक मौक़िफ़ रहा है और अमेरिका पे ये प्रेशर रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के लिए जब उन्होंने टेक ऑफ किया है वहाँ अमेरिका से, तो उन्होंने टेक ऑफ करने से कबल जो है अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि ताइवान के हवाले से जो हथियारों की फरोख्त का मामला है उस पर मैं चीनी सदर के साथ यकीनन बहस करूंगा, लेकिन इसमें अमेरिका का कोई मौक़िफ़ जो है वो चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो इससे पता हमें ये चलता है कि अगर अमेरिकी सदर जो है वो चीन के हवाले से जो मामलात हैं इनके नेशनल सिक्योरिटी के, उसमें अगर वो बाजिद हैं और उसमें अगर वो कुछ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने जा रहे हैं, तो चीन जो है वो यकीनन किसी भी तरह अब जो वीकनेस जो है वो शो नहीं करेगा। और चीन जो है पूरी एक ताकत के साथ अपनी जो मुआशी ताकत है, जो डिप्लोमेटिक एक इन्फ्लुएंस है चीन का, उसको भरपूर इस्तेमाल करेगा और किसी भी तरह की कोई लचक जो है वो चीन की तरफ से अमेरिकी सदर के लिए नहीं दिखाई जाएगी। एग्जैक्टली। अच्छा ज़मीर साहब, इस वक्त पाकिस्तान में जो बातें हो रही थी इस हफ्ते भी डायलॉग्स की, उस हवाले से कोई अपडेट है? वो क्या कहाँ तक पहुँची? और कल जो इनकी नेशनल सिक्योरिटी का जो इजलास हुआ है उसमें जो अपडेट सामने आई हैं डोनाल्ड ट्रंप की मुज़ाकरात को ईरान को लेकर? देखिए अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल की और वाशिंगटन पोस्ट की आप आज की रिपोर्ट्स उठा के देख लें, दोनों ने इस चीज़ का जिक्र किया है कि अभी लेटेस्ट जो अमेरिकी सदर ने ईरान की तरफ से जो लेटर एक आया पीस डील के हवाले से उसको रिजेक्ट किया है। उसके बाद कुछ अरसे के लिए, कुछ अरसा क्या आप समझ लें कि शायद एक वीक के लिए ये मामलात जो हैं वो ठंडे पड़ गए, क्योंकि अमेरिकी सदर जो हैं वो इस वक्त चीन का एक बड़ा अहम दौरा करने जा रहे हैं। तो अमेरिकी सदर नहीं चाहते कि जब वो 2 या 3 दिन के लिए चीन में मौजूद होंगे तो ईरान के साथ किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दोबारा शुरू किया जाए। अब ईरान के साथ जो अमेरिका के मामलात हैं या इनके जो मुज़ाकरात हैं या जो पीस डील है पाकिस्तान के ज़रिए जो चल रही है, और यकीनन इसमें जो भी इसका फाइनलाइज होंगे मामलात वो पाकिस्तान के ज़रिए होंगे और पाकिस्तान में ही एक्सपेक्टेडली इसका फाइनल राउंड होगा, वो जब भी हो। तो अमेरिकी सदर फिलहाल ये नहीं चाहते कि चीन के दौरे के दौरान जो है वो ईरान के साथ दोबारा से
जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में चले जाएं और एक दुनिया भर का जो मीडिया है, जो थिंक टैंक्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो अमेरिकी सदर के दौरा चीन से हटकर जो है वो दोबारा अमेरिका और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट पर जो है वो पूरी दुनिया के ग्लोबल मीडिया में डिबेट शुरू हो जाए। अच्छा ज़मीर साहब, ये बताइए कि आपने ठीक कहा, वैसे जाहिर है उनका दौरा है, उस टाइम तक तो कोई हमें ये अपडेट नहीं आ सकती कि आया पाकिस्तान में सेकंड फेज ऑफ डायलॉग्स हो सकता है कि नहीं, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ है कि चीन और जो अमेरिकी सदर की मुलाकात है, क्या ये हम एक रख सकते एक्सपेक्टेशन कि शायद अगला फेज़ जो है वो मे बी चाइना में भी एक्सपेक्टेड हो, या फिर जो है जो मुज़ाकरात की जगह है उसका मे बी जो है वो शिफ्ट हो गया हो टूवर्ड्स चाइना, क्योंकि चाइना ने रिसेंटली, इससे पहले हमने ये देखा था कि वो बैकडोर डिप्लोमेसी के थ्रू जो है मुज़ाकरात की कोशिश करवा रहा था, लेकिन अब फ्रंट पे नहीं आ रहा था। अब इस बार हम देख रहे हैं कि वो फ्रंट पे अमेरिका और ईरान के साथ डायलॉग्स में है, लाइक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस पे। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद चाइना के थ्रू जो है डायलॉग्स का सेकेंड फेज मुमकिन हो सके? देखिए, मेरा अपना ये ज़ाती ख्याल है, मेरा अपना ये ज़ाती ओपिनियन है एज अ स्टूडेंट ऑफ जो है इंटरनेशनल रिलेशंस, और मैंने जितना ये मामलात को चीन के हवाले से या अमेरिका के हवाले से डिप्लोमेसी को मैंने देखा है, ये मेरी बिल्कुल पर्सनल ओपिनियन है कि ये चीन जो है वो अपनी भरपूर ये कोशिशें कर रहा है कि ईरान और अमेरिका के माबैन जो मामलात हैं वो सफारतकारी के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए, और जो है वो किसी न किसी के किस्म के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टॉक्स के ज़रिए जो है ये मामलात हल हों, और अमेरिका और ईरान के माबैन जो कशीदगी है वो अब दोबारा उसमें जो किसी किस्म का एक आर्जी ठहराव आया हुआ है, वो दोबारा कॉन्फ्लिक्ट किसी तरीके से वो फ्यूल अपना हो जाए। तो चीन की ये भरपूर कोशिश है पाकिस्तान के साथ मिलके कि अमेरिका और ईरान के माबैन जो है वो मामलात इसी तरह ठहराव का शिकार रहें, और ये किसी ना किसी तरीके से मुकम्मल एक पीस डील में ये कन्वर्ट हो जाए और हमें ये मुस्तकिल जंग बंदी नजर आए। लेकिन जो हाँ, ये भी इसी के साथ ही शामिल कीजिएगा, लेकिन साथ ये भी बताइएगा कि चाइना का ईरान के जोहरी मसले पर क्या कहना है? आया उनको भी मसला है उनके एटमी कुव्वत होने से, या नहीं ये मसला सिर्फ अमेरिका को ही दरपेश है? काइंडली दोनों सवालों के जवाब दे दीजिए। देखें, चीन को ना तो ईरान के एटमी जो उनका जो तवानाई का जो मामला है उसके हवाले से किसी किस्म का कोई खदशात हैं, ना उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीन ने किसी भी, ये चीन की खारजा पॉलिसी है, इसको हमें समझना ज़रूरी है कि चीन की फॉरेन पॉलिसी, इनका जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो एक तो सबसे पहले नेबरहुड पॉलिसी है, चीन की डिप्लोमेटिक नेबरहुड पॉलिसी। उसका मतलब ये है, वो एक डॉक्यूमेंट है जो कि चीन का आप समझ लें कि कॉन्स्टिट्यूशनल उसको जो है वो प्रोटेक्शन हासिल है कि चीन कभी भी अपने हमसाया ममालिक के साथ उनके इंटरनल मैटर्स में किसी भी तरह, चाहे उनके वो पॉलिटिकल मामलात हों, उनके नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हों, किसी भी तरह चीन जो है वो इंटरवीन नहीं करता, चाहे वो उनकी नेबरिंग स्टेट्स हों, चाहे दुनिया भर के दीगर ममालिक हों जहाँ चीन के बहुत बेहतरीन सफारती ताल्लुकात हैं, मुआशी ताल्लुकात हैं और दिफाई ताल्लुकात हैं। तो चीन की हमेशा से ये खारजा पॉलिसी रही है कि चीन ने कभी भी किसी मुल्क के जो इंटरनल मैटर्स हैं उनमें इंटरवीन नहीं करना। तो चीन को ना तो ईरान के एटमी तवानाई का जो मामला है उस पर किसी किस्म के खदशात हैं, ना तो तहफ़्फ़ुज़ात है, और ना ही चीन ईरान को किसी किस्म का वो प्रेशराइज कर रहा है कि आप इस मामले को ख़त्म कर दें। जो एटमी तवानाई का जो मामला है ये सारा, उस पर चीन का ये मौक़िफ़ ज़रूर है कि ईरान को अपने ये जितना भी ये मामला है उसको, उसका जो सिविल यूज़ है, जो उसका पीसफुल यूज़ है, उसको इस्तेमाल करने का भरपूर हक है। जबकि अमेरिका ये चाहता है कि ये जितना भी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको रोल बैक कर दिया जाए, जो कि ईरान अपने लिए एक नेशनल इंटेग्रिटी का और नेशनल सिक्योरिटी का मामला कंसिडर करता है, जो कि ईरान किसी सूरत विड्रॉ करने के लिए तैयार नहीं है। तो चीन जो है उनके जो सिविल और पीसफुल यूज है उसको वो तस्लीम करता है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है इस वक्त एक तो ग्रीन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट चल रही है, ग्रीन एनर्जी की प्रोडक्शन चल रही है, और जो न्यूक्लियर का जो मामला है ये इसका सिविल और पीसफुल यूज की तरफ ये जा रही है पूरी दुनिया। तो आप एक मुल्क को कैसे ये कह सकते हैं कि आप इसका पीसफुल यूज जो है उसको आप बिल्कुल विड्रॉ कर दें? और अमेरिका का जो मौक़िफ़ है वो ये कहते हैं ईरान को कि आपके पास दिहाइयों तक के लिए तेल और गैस के जो है वो ज़खायर मौजूद है, तो आपको इसका पीसफुल यूज भी जो है आपकी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसका नहीं चाहिए। जो कि उनकी लॉजिक जो है वो ईरानी क़यादत जो है वो मुस्तरद कर चुकी है। ईरानी क़यादत को इस बात की बिल्कुल भी किसी तरह जो है वो समझ नहीं आती, इसलिए वो इस बात पे अमेरिका के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है।
लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वैसे एक और चीज़ भी बताइएगा कि अगर हम ये देखते हैं कि सपोज जो है मुज़ाकरात की तरफ आया जाता है, विच वी होप कि आया जाए, क्योंकि इस वक्त मईशतें जो हैं वो स्पेशली हमारी मईशत तो सबसे ज़्यादा ही मुतासर हो रही है। अगर आपको लगता है तो इससे पहले जो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही थी जिसमें अमेरिका जो है वो उसकी वक़्त कम ना होती हुई नज़र आ रही है। हाँ, तो उस पर क्या कहेंगे आपके, क्या न्यू सिचुएशन हमें क्या नज़र आएगी? क्योंकि अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात अब हमें भी हैं एग्जैक्टली एक्सपेक्टेड। हाँ, और अभी हमें ऐसे लगेगा कि शायद इस दौरे के बाद चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात पे भी बेहतरी आएगी। हालांकि इससे पहले अमेरिका कोशिश कर रहा था कि चाइना को किसी तरह थोड़ा सा टफ टाइम दिया जाए। सो उस पर क्या कहेंगे आप? देखें, ये जो ईरान की जंग है ये अमेरिका के लिए ऐसी बन चुकी है कि ये ना उगली जा रही है ना निकली जा रही है। बिल्कुल ऐसे अमेरिकी सदर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, हाँ, अमेरिकी सदर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो एजेंडा जब ये दूसरी मरतबा सदर बने तो वो अमेरिका को एक मुआशी ताकत बनाने का एजेंडा लेकर आए थे और बड़ी जल्दी में उन्होंने पूरी दुनिया के साथ, ममालिक के साथ जो है अपने मुआशी मामलात के हवाले से देखा कि जनाब शायद अमेरिका जो है वो तिजारती मामलात के हवाले से खसारे का शिकार है। तो पूरी दुनिया के ममालिक पर, उसमें चीन भी शामिल है, उसमें 20% टैरिफ से लेकर शुरू हुआ मामला और 300% तक चला गया। तो वो अमेरिका के लिए जो है वो बड़ी उन्होंने एक आसान तरीका समझ लिया था कि शायद इस तरीके से हम पैसे कमा सकते हैं और अमेरिकी जो मईशत है उसको मजबूत कर सकते हैं। तो वो उस तरफ चले गए थे। और फिर उनकी पहले उनका अभी ईरान जंग के पहले से जो मामलात हैं अमेरिकी सदर के, तो उनकी गुफ्तगू सने तो वो हमेशा ये कहते थे कि मैंने 8 जंगें रुकवाई हैं, मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। तो उस चीज़ का क्रेडिट ले रहे थे कि मैं बड़ा इसका अलमबरदार हूँ। लेकिन जैसे ईरान जंग शुरू हुई है तो वो उनकी सारा डिबेट जो है उनकी वो सारी चेंज हो गई है। अब वो सारा दिन जो है ईरान पे गुफ्तगू होती है वहाँ पे, जिसका अमेरिका में इन्फ्लेशन पर भी असर पड़ा है। अभी कल की एक रिपोर्ट है, अमेरिका में जो इन्फ्लेशन है वो 4% को टच कर रही है। जो उनके वॉर एक्सपेंसेस की रिपोर्ट आई है, कल अभी उनकी ब्रीफिंग चल रही थी कांग्रेस की, उसमें बताया गया कि 25 अरब डॉलर के बराह रास्त जो इखराजात हैं वो ईरान के साथ जो अभी हालांकि एक छोटा सा ये कॉन्फ्लिक्ट था वो उसमें हुए हैं। और आज उनके एक सेनेटर की एक स्टेटमेंट आई है आज सुबह, जिसमें उन्होंने बताया कि अमेरिका ने इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में 39 के करीब फाइटर जेट्स जो हैं वो लूज किए हैं। अब ये देखें कि जो अब ग्लोबल ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं, या जो डिप्लोमेटिक या जो एक डिफेंस का या इकोनॉमिक एक इन्फ्लुएंस अमेरिका का था, तो वो अमेरिका के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि हम इन्फ्लेशन को टच जो है वो अंदर से आवाजें उठ रही हैं। और जब मिड टर्म इलेक्शंस की भी हम बात करते हैं तो ऐसा समझा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस दफ़ा टफ टाइम मिलेगा और उनकी मकबूलियत में भी खासी कमी देखने में आई है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़मीर असदी साहब आपके वक्त के लिए। ख़वातीन और हज़रात, आज से ये दौरा जो है वो स्टार्ट हो रहा है, 13 मई से 15 मई तक जारी रहेगा। इसके ऊपर जो भी अपडेट होगी वो हम आपको बताएंगे। अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ हेडलाइंस का, कहीं मत जाएं, हमारे साथ रहें। एक छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे, आपकी मुलाकात करेंगे ऐसी शख्सियत से जो हमें बताएगी कि आजकल सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। और इवन जो हम पहले टीवी देखते होते थे वो एक मास ऑडियंस को ग्रैब करता था, कैच करता था और एक अवेयरनेस दी जाती थी। अब उसकी जगह चूँकि सोशल मीडिया ने ले ली है, तो सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो हमें मनफी ज़्यादा नज़र आया है। और इवन ये भी देखने में आया है कि वो ज़्यादा चकाचौंध वाली दुनिया दिखाने की कोशिश तो करता है, बट उसका रियलिटी से या अवेयरनेस से दूर दूर तक का कोई ताल्लुक नहीं होता। अब हमारी सोशल मीडिया या मीडिया हमारे मईशत को किस तरह इफ़ेक्ट कर सकती हैं, किस तरह इन दोनों का बाहमी ताल्लुक है, इस पे बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुसन्निफ़ा मौजूद हैं, कॉलम निगार हैं, किताबें भी लिख चुकी हैं और किताबें लिखने का उनका मौजू है ज़िंदगी के पेचोताब, मतलब ज़िंदगी की खूबसूरती को बयान करती हैं। इस वक्त वो सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बहरी यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर हयाम क़य्यूम हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, खुश आमदीद कहते हैं
आपको। थैंक यू नाज़िर, थैंक यू नजम फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया Thank you, आपके ma'am. आने के लिए। मैडम बताइएगा, आपका पहले तो अपना एक्सपीरियंस बताइए। आप बिजनेस मतलब आप कॉर्पोरेट सेक्टर को भी डील कर चुकी हैं, उसके बाद आप प्रोफेसर भी हैं, मैस कम्युनिकेशन भी आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन एमबीए भी आपने साथ की हुई है। सो ये जो आपका अपना एक दूसरे को आपकी डिग्रीज जो इंटरलिंक Overlap कर कर रही रही हैं, ये हाँ, एक बिल्कुल डिफरेंट है, दूसरा बिल्कुल डिफरेंट है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका अपनी लाइफ? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। मतलब कोई भी ज़िंदगी में आप काम करें और उसमें आप एक्सेल करें तो उसका खुशी जो होती है। खुशी होती है, अचीवमेंट्स होती हैं, मतलब और आपको अपने ऊपर एक्नॉलेज proud feel होता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जी आपने काम किया, मेहनत की, तो उसका आपको फल मिल रहा है। तो जैसे आपने कहा कि मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर, मैंने स्टार्ट ही कॉर्पोरेट सेक्टर से किया था, फार्मा इंडस्ट्री से। बोरिंगर मैनहाइम एक कंपनी थी, उसमें मैंने काम किया था एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। मैंने उस वक्त एमबीए किया हुआ था। मार्केटिंग वाज माय पैशन एट दैट टाइम। अच्छा, उस वक्त। और अब आपका पैशन चेंज हो गया, अब आपको क्या लगता है? अब राइटिंग इज माय पैशन। या लेकिन ये बताइए कि हमारे मीडिया का जो आजकल किरदार है, स्पेशली कम्युनिटी और सोसाइटी को शेप अप होने में, कम्युनिटी को बिल्ड और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मुस्तहकम करने के लिए, वो कितना ज़रूरी है और हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं? कौन से लूप होल्स हैं जो हम देख नहीं पा रहे हैं और उसकी वजह से हम एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस दे रहे हैं सोसाइटी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है ना, वो जानना है। टू नो, आगाही। ठीक है, आगाही, पता होना बहुत ज़रूरी है। सही क्या है, गलत क्या है। तरबियत घर से होती है। वैल्यूज़, मोरालिटी जो है, ये घर से आपको ये बीज बोया जाता है, फिर जाके आप ज़िंदगी के अंदर एक्सेल कर सकते हैं, फिर आप अपना जो है परफॉर्मेंस दे सकते हैं, फिर आपका एक माइंड बनता है, आप सही और गलत की तमीज़ कर सकते हैं। देखें, ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, इस पर कुछ भी हो सकता है, इस पर आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। ये नहीं है कि इसमें छांटी हो जाए। जैसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप फिल्टर आउट होके आते हैं, सॉर्ट आउट होके आते हैं, ठीक है। जो जिसके अंदर टैलेंट होता है या जिसके अंदर ग्रेविटास होता है, वही आगे बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको हर तरह का पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। एक तरह से ये पॉजिटिव भी है कि आपको बायसनेस नहीं मिलती है, हर तरह का पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है। दूसरी तरफ इसकी नेगेटिविटी भी है कि हर तरह का जब पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है तो आपके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, और कन्फ्यूजन जो है ना, वो आपकी वैल्यूज़ को चेंज करता है। क्योंकि आप जब कन्फ्यूज होते हैं तो अगर आपकी बेसिक फाउंडेशन सही नहीं है तो आपका जो आपको वैल्यूज मिल रही हैं सोशल मीडिया से, वो आपको कंफ्यूज कर जो देंगे। ये आजकल ये कॉन्सेप्ट भी आया हुआ है कि जो आपने आवाज़ उठानी है, ठीक है, हमें समझ आती है आपने आवाज़ उठानी है, बट जहाँ आवाज़ उठानी चाहिए वहाँ आवाज़ उठानी ज़रूरी है। लेकिन लोगों में हमने उसका रुझान इस तरह देख लिया है कि लोग बहुत बागी ज़्यादा हो गए हैं। बड़ों का जो कदर एहतराम का आई थिंक वो एक जज्बा होता था, वो हमें कहीं बहुत ही अब कम नज़र आता दिखाई दे रहा है। और लोग जो वोकल होने को ये समझ रहे हैं कि शायद वो बदतमीजी करें, सो दे आर जस्ट वोकल। वोकल और कॉन्फिडेंस। हाँ, सो इस पे क्या कहेंगी कि उसका ये नेगेटिव इम्पैक्ट? एक दफा पहले भी एक प्रोग्राम में यही जिक्र उन्होंने किया था, तो मैंने वहाँ पे बताया था कि ये पेरेंटल ट्रेनिंग्स जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स की ट्रेनिंग ना, या ये बात तो मैं भी हर बार करती हूँ, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स को अगर अवेयरनेस नहीं है तो औलाद को भी अवेयरनेस नहीं है। रिस्पेक्ट तो देखिए, रिस्पेक्ट, कोई भी बात आप नसीहत से आगे नहीं बढ़ा सकते, प्रैक्टिस से बढ़ा सकते हैं। घर में अगर इस तरह की प्रैक्टिस है कि जी आपने रिस्पेक्ट करनी है बड़ों की, तो बच्चे ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करेंगे। अगर घर में ये चीज़ नहीं है तो फिर बाहर भी नहीं है। डॉक्टर साहब, बड़े अच्छी बात है कि आप यहाँ पर मौजूद हैं और हमें एक चीज़ जानने को मिलेगी। आप ज़रा बताएं हमारे ऑडियंस को कि एक बच्चा, या हम लोग जब मीडिया की डिग्री पढ़ते हैं तो उसमें ये बताना, और हर कोर्स में हर टीचर मुख्तलिफ तरीके से ये बताता है कि आपकी मीडिया यूज़ करने की ज़िम्मेदारी है क्या, आपकी एज ए एंकर पर्सन, रिपोर्टर, प्रोडक्शन, कुछ भी आप मीडिया में कर रहे हैं तो आपके कुछ एथिक्स एंड वैल्यूज़ हैं। और मीडिया के जो 3 से 4 काम है, एजुकेट, इन्फॉर्म, एंटरटेन, इससे ज़्यादा नहीं है, और हर चीज़ इसी ज़ुमरे में रहनी चाहिए। बिल्कुल, एक लिमिट। अब जब हर एक के पास सोशल मीडिया है, और एक शहर में जब आप निकलते हैं, आप चक्कर लगाते हैं, स्लम एरिया भी आता है, पॉश एरिया भी आता है, वैसे ही उस पॉश एरिया और स्लम एरिया वाले के पास वो इक्वल राइट्स हैं सोशल मीडिया यूज़ करने के, और वही एक फ़ोन जो है जिससे हम कर रहे हैं काम, उससे वो काम कर रहे हैं। पब्लिक इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, लोगों से इन्फ्लुएंस लोग हो रहे हैं, और अच्छी चीज़ों से भी हो रहे हैं, बुरी चीज़ों से भी हो रहे हैं। लेकिन वो बंदा जो इसको फैला रहा है, जो इसके ऊपर बात कर रहा है आके सोशल मीडिया में, पहले तो मेन स्ट्रीम मीडिया था, चंद एक लोगों को मौके मिलते थे, अब तो सबके पास मौके हैं।
इन लोगों को ये बताना कितना ज़रूरी है, और आज हमारे प्रोग्राम के ज़रिए आप ये बताएं कि वो क्या क्या एलिमेंट्स है जिसको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है जब आप अपना कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं मीडिया का हाँ, किरदार के अगर हम शेयर बात भी करें। कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया जो है ना, वो मैंने जैसे आपको बताया कि ओपन फोरम है, इसमें हेट स्पीच भी है, इसमें गुड स्पीच भी है, इसमें हर तरह की स्पीच है। सेल्फ जो आपकी सेंसरशिप है ना, उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ जो है वो किसी को हर्ट कर सकती है। जैसे आम यानी किसी भी माशरे में आप चले जाएं, वहाँ पे ये बताया जाता है कि इस तरह के लफ्ज़ ना बोले, ये वाले अल्फाज जो हैं वो सही हैं, ये वाले अल्फाज जो है ये अदब में आते हैं, ये बेअदबी में आते हैं। तो वही ग्रूमिंग जो है ना, वो सोशल मीडिया पे भी नज़र आनी चाहिए। एक्चुअली पीछे ग्रूमिंग का फॉल्ट है। अगर ग्रूमिंग ठीक हो जाए तो ये सोशल मीडिया की जितनी स्पीचेस हैं ना, वो सारी ठीक हो जाए। कैंपेन्स चलती हैं, किसी के खिलाफ ऐसे डिफेमेशन स्टार्ट हो जाती है, और आप देखें लोगों ने सुसाइड्स की हैं इसके ऊपर। ये सबसे बड़ा एक अलमिया है कि हम सेल्फ सेंसरशिप के ऊपर काम नहीं करते। ये हमारा अपना मीडिया में हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि सेल्फ सेंसरशिप क्या चीज़ है। अपनी आपकी जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं उनको सामने रखें, आपकी सोशल एथिक्स हैं उनको सामने रखें, आपकी रिलीजियस एथिक्स हैं उनको भी सामने रखें। फिर आप ये देखें कि अब आपने बोलना क्या है, लिखना क्या है, या आपने अपलोड क्या करना है। कंज्यूम कर रहे हैं डाटा, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए तो मैं ये कहूँगी, जो चीज़ देखिए, अब ज़माना ये नहीं वहाँ रहा, पर ज़्यादा सेल्फ सेंसरशिप का एग्जैक्टली, ये ज़माना नहीं रहा कि मीडिया आपको कंट्रोल कर रहा है, आप मीडिया को अब कंट्रोल कर रहे हैं। तो आपकी साइड पे आपको ये पता है कि आपने क्या कंज्यूम करना है। देखो एल्गोस ने ना जिंदगी आसान कर दी है। हाँ, आप सेट कर दो, हाँ, आप सेट कर दो एक एल्गोरिदम, तो आपके पास वो चीज़ नहीं आएगी। जो चीज़ आप एक दफ़ा स्क्रीन टाइम है, स्क्रीन टाइम आप देंगे उसको, जितने सेकंड्स देंगे उतने सेकंड्स वो रीड कर लेगा, और वो आपको फिर वही एल्गोस देना शुरू कर देगा। मैडम, मीडिया हाउसेस के जैसे नजम ने भी यही सवाल किया, मैं उसी से जोड़ना चाहूँगी। हमारे मीडिया हाउसेस का जो किरदार था, ठीक है, या मीडिया का जो हमारा किरदार पहले था, वो आपको नहीं लगता कि वो एजुकेट करना जो था, वो अब एजुकेशन से ज़्यादा हमने उसको ना फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम दे के कुछ भी बोलने को दे दिया है? और इसमें एक और चीज़, जो हम मास मीडिया की बात करते हैं, हमारे टेलीविज़न स्क्रीन्स की बात करते हैं, इसकी सेंसरशिप के हवाले से चलो इंडिविजुअली हम कुछ चीज़ें सेंसर कर लेंगे, बट जैसे कि पिछले दिनों एक मॉर्निंग शो का वाक़या बहुत ज़्यादा सरगर्म रहा था, और इस तरह स्पेशली वॉर की सिचुएशन में जो हमारे पड़ोसी अजली दुश्मन, उनकी जो मीडिया का किरदार रहा, सो मीडिया का जो किरदार पहले हुआ करता था वो टू एजुकेट पीपल, टू अवेयर पीपल, अब वो कितना चेंज हो गया, और ये ड्रास्टिक चेंज कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आगे इन सोसाइटी ला सकता है? बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। सबसे बड़ा जो रोल है वो मीडिया की जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है उसकी कमी है। यानी कि मीडिया को एज एन इंडस्ट्री डिक्लेयर ही नहीं किया गया। अगर इसको इंडस्ट्री के तौर पर डिक्लेयर किया जाता तो इसकी नॉर्म्स और वैल्यूज़ डिफरेंट होती। यहाँ पे 2001 में एक मशरूम ग्रोथ हो गई थी मीडिया की। लोगों के पास जॉब्स नहीं थी, और लोग जो हैं वो रिपोर्टिंग की तरफ आना शुरू हो गए थे। वेरियस बैकग्राउंड्स थे, कोई ऐसी ट्रेनिंग्स एग्जिस्ट नहीं करती थी। अगर ट्रेनिंग्स एग्जिस्ट अब जैसे बहुत सारे जो मीडिया आउटलेट्स हैं वहाँ पे ट्रेनिंग्स हो रही हैं, ठीक है, अब जाके ये थोड़ा थोड़ा इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ है। तो लाजमी बात है, जब आपकी एक इंडस्ट्री की वो फॉर्म इख्तियार नहीं कर सका, तो उस वक्त जो उन्होंने डेवलपमेंट उस वक्त जो हुई है उसकी ये असरात है। मैडम, अगर आपने कहा ना इंडस्ट्री, इसका नाम नहीं दिया गया, लेकिन हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, ठीक है, अगर हम उसको बात करें, उसको तो बाकायदा नाम भी दिया गया है, उनके यहाँ ट्रेंड भी होके आते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एक एक्टर और एक्ट्रेस तभी हो सकते हैं जब वो ट्रेनिंग लेके आया हुआ। लेकिन उस पर हम अगर बात करें, आजकल सिर्फ एक नीचे टिकर लगा दिया जाता है जी, डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो क्राइम है, तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, शराब नोशी सेहत के लिए, लेकिन हो वही रहा है, लोग उसको फेंटिसाइज करके वही चीज़ें करेंगे। सो उधर सेंसरशिप कहाँ जाती है हमारी? ये हमने ना ग्लैमराइज करना शुरू किया। अट्रैक्शन जो है ना, अट्रैक्शन ग्लैमर में होती है। एग्जांपल देता हूँ मास्टर, आपकी बात काटने के लिए। अभी हम थोड़ी देर पहले खबरों में देख रहे थे वो कराची वाला वाक़या, अनमोल और पिंकी ड्रग्स डीलर। अब आप देखिए ज़रा, नेटफ्लिक्स खोल के, अमेज़न प्राइम खोल के, ड्रग डीलर्स के ऊपर कितने ज़्यादा फिल्म्स बनी हुई हैं, और सबको फैंटिसाइज किया हुआ है। उसमें सबके लाइफस्टाइल दिखा के लोगों को इन्फ्लुएंस किया। पाब्लो एस्कोबार से लेकर क्वीन ऑफ साउथ तक जो है ना, वो बड़े हुए हैं चीज़ें। ये कितना इम्पैक्ट जो है ना, वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ये बहुत ज़्यादा करता है। लोग जो है, आपको पता है, ग्रेटिफिकेशन होती है, हम कैरेक्टर्स के साथ ना ग्रेटिफाई कर लेते हैं, और जब ग्रेटिफिकेशन होती है तो हम ये समझते हैं कि ये हम हैं, जो यहाँ पे जो पोर्ट्रे हो रहा है ना, ये हमारा कैरेक्टर है जो
पोर्ट्रे हो रहा है, फिर वो उसी तरह अपना गेटअप बना लेते हैं। लोगों ने आपको देखा कि ये बहुत सारे इवेंट्स में जाओ तो मैं देखती हूँ कि लोगों ने ऐसे गेटअप्स बनाए होते हैं कि ड्रग डीलर का गेटअप है, उन्होंने कॉवबॉयज का गेटअप है। उसमें कभी भी ऐसा कोई नहीं है कि किसी ने कुछ अच्छा पॉजिटिव कोई नहीं होगा, पॉजिटिव कोई नहीं होगा, कोई सोशल वर्कर नहीं होगा। मैडम इसमें एक और चीज़ भी, सॉरी नजम, ये हमारी जो अपनी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, आपको पता है पहले रमज़ान में हर शाम को नमाज के बाद जो है एक ड्रामा लगता था जिसमें मकाफात अमल या इस तरह का कोई होता था, जिसमें हर रोज़ एक कॉन्सेप्ट, एक स्टोरी बच्चों को या मैंने अपने टाइम पे देखी है तो वो बताई जाती थी। फिर आफ्टर जो है वो लेट नाइट में भी एक ड्रामा चलता था, उसका भी एक कॉन्सेप्ट होता था, क्योंकि वो असल में फजीलतों का महीना होता है, उसमें जितना आप अवेयरनेस दे सको। मुझे वो ड्रामे भी आज तक याद है, उनके जो असबाक होते थे वो भी आज तक याद है। अब वो क्यों नहीं है? उसका रीजन ये है कि जो मीडिया है ना, उसने अपने ऑब्जेक्टिव्स चेंज किए। फाइनेंशियल इशू होते हैं, आपको पता है, बहुत ज्यादा। तो जब तक आपकी वो रेटिंग नहीं होगी उस वक्त तक आप सिर्फ कह रही हैं फाइनेंस के साथ, फाइनेंस के साथ एक चीज आप फाइनेंस के साथ बात करें। जी प्लीज आप कहिए। एक चीज और मैं बता दूं कि मीडिया ने अपने आप को सिर्फ इन्फो एंटरटेनमेंट की तरफ रखा हुआ है। एजुकेशन का जो फैक्टर एलिमेंट था ना, वो खत्म कर दिया। अगर एजुकेशन का एलिमेंट अभी भी होता तो ये जो हम अभी मसले डिस्कस कर रहे हैं ये कभी ना हो। देखिए मैं मुझे ना एक छोटी सी चीज़ से इससे इख्तलाफ है कि देखिए हम ड्रामा इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड ड्रामा इंडस्ट्री इस तरीके से चल रही है और उसमें चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन हम जब शोज़ की बात करते हैं और उसमें पॉपुलर टीवी चैनल्स के पॉपुलर शोज़ जहन साजी करते हैं क्योंकि वो बड़े नाम है, एज एन एंकर भी, एज ए शो भी बड़ा, इदारा भी फॉलो बड़ा करते हैं। अब उसमें मैं किसी का नाम कोट नहीं करूँगा, लेकिन आप देखें कि एक प्रोग्राम हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे मुल्क में गुर्बत इतनी ज़्यादा है, आप लोगों को क्या दिखा रहे हैं कि वो एक साहब हैं, बहुत इज़्ज़तदार हमारे लिए वो साहब हैं, हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन वो जब जाते हैं लोगों के घरों में उनसे मुलाकात के लिए, तो वहाँ पर जाके कंटेंट जो शूट कर रहे हैं उसमें जो बातें कर रहे हैं कि मैं वहाँ पर गया, मुझे उम्दा सा खाना मिला, उम्दा से घर में वो मौजूद थे, तो उम्दा सी जो है वो गाड़ी में वो बैठे हुए थे। तो आप लोगों के अंदर क्या चीज़ बता रहे हैं कि जिसके पास ये एसेट्स हैं, जिसके पास कामयाबी की डेफिनेशन ही आप चेंज कर लेते हैं ना, कि आप उन लोगों को देख रहे हैं कि इज्जत देता हुआ माशरे के लोगों को जिनके पास ये सब चीज़ें मौजूद है। तो फिर वो बच्चा जिसने अभी निकल के काम करना है उसके लिए नज़दीक तो ये है कि बस पैसा कमाओ, सब चीज़ें ज़रूरी है, उसी से इज्जत आपको मिलती है। देखिए ये सोशल साइंटिस्ट जो है ना, वो ये कहते हैं कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आर स्पेंट एवरी ईयर टू कंट्रोल द ह्यूमन माइंड। अब वो जो कंट्रोल फैक्टर है ना, वो क्या है? वो ये है कि जिस तरह आप चाहते हैं दुनिया को चलाना, उस तरह आप चलाएं। अभी आपके सामने एप्स्टीन फाइल्स की भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं, और आप देख लें कि 100 गार्डियंस का एक कॉन्सेप्ट आया कि जी 100 लोग हैं जो सारी मीडिया को भी कंट्रोल करते हैं, सॉन्ग्स का जो एक पूरा सिस्टम है उसका भी कंट्रोल उन्हीं के हाथ में है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी उन्हीं के अंडर है। तो आप ये जो इफ़ेक्ट है वो क्रिएट कहाँ से हो रहा है? दिस इज़ अ रिपल इफेक्ट। वहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ से ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो पूरी दुनिया में डिसेमिनेट होते हैं, पूरी दुनिया में फैलते हैं, और पूरी मीडिया, सोशल मीडिया भी, आपका ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मीडिया भी, सब इसी को फॉलो करते हैं, और सारी दुनिया एक ही तरफ जा रही है। और पैसा जो है उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, वो समझते हैं कि हर फीलिंग्स जो है वो भी पैसे से ख़रीदी जा सकती है। तो ये एक नॉर्म सेट कर दिया गया है जो कि ऑब्जेक्टिव बन चुका है सोशल मीडिया और इवन आपका कन्वेंशनल मीडिया का भी। अच्छा, मीडिया और मईशत के अब ताल्लुक की तरफ आते हैं ना, कि मीडिया और मईशत का आपस में बाहिमी ताल्लुक है क्या, एक दूसरे को किस तरह इफेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि अगर सोशल मीडिया पे एक बंदा आम इन्फ्लुएंसर बन गया, ठीक है, तो हम ये देख लें कि कारोबार के मौके तो वैसे ही चले गए, ठीक है, या कारोबार की उसको क्या है, वो सोचेगा मैं वीडियोस बना के कमा लूँगा तो मुझे क्या ज़रूरत है मेहनत। तो किस तरह ये हमारी मईशत और हमारे एसेट को जो है वो मुस्तहकम कर रहा है मीडिया? स्किल होना तो बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन के साथ स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई ऑनलाइन काम करता है या उसके पास कोई ऐसा हुनर है जो कि जिसमें वो एक्सेल कर सकता है, तो वो उसके लिए तो वो आसान है। लेकिन एजुकेशन, डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। डिग्री के बगैर आप नहीं आगे बढ़ सकते। उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। यहाँ पे जो है ना सेंट्रल रोल वो उस्ताद का आता है कि उस्ताद जो है वो गाइड करे कि आपने किस तरह आगे जाना है। आप तालीम भी हासिल करें। आप हमारे जैसे अब बहरिया यूनिवर्सिटी में हमारी अगर एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो 30 स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, क्योंकि उन सोशल मीडिया के बच्चे हैं। बिल्कुल ये जनरेशन जो है ये इसी दौर में पैदा हुई, इस टेक्नोलॉजी जहाँ पे सोशल मीडिया बहुत
बहुत ज्यादा इन था, तो इसमें ये आई है जनरेशन, इसको सब पता है प्रोज एंड कॉन्स क्या है इसके। तो मईशत की बेहतरी की अगर हम बात करें, हाँ। इसी को अगर थोड़ा सा रेगुलाइज करने की ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान में कुछ ऐसी रूल्स रेगुलेशंस बन जाएं जो कि मोनेटाइज करने के लिए आसानी पैदा हो जाए, तो बहुत सारे लोगों के मसाइल, जिस तरह पॉवर्टी, अभी जिस तरह ये यूएस ईरान वॉर हुई है, तो इससे जो सेटबैक पूरी दुनिया को मिला, आप देखिए रिसेशन की तरफ सब जा रहे हैं, तो ये सारा जो सेटबैक है इसको कैसे कवर करेंगे हम? इकोनॉमी की रिकवरी की तरफ हम किस तरह आएंगे? इसी तरह ही आएंगे कि आप हर बंदे को, वो कहते हैं ना कि मछली खिलाना जरूरी नहीं, मछली पकड़ना जरूरी है। कैसे सिखाएंगे आपके मछली कैसे पकड़ी जाती है? हम यहाँ पे मैं देख रही थी कि चाइना के अंदर खवातीन घरों में बैठ के इनफॉर्मल इंडस्ट्री उनकी एग्जिस्ट करती है, लिफाफे बना रही हैं, मोमबत्तियां बना रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रूरल एरियाज के अंदर बहुत सारी ऐसी खवातीन है लेकिन प्रोजेक्शन कोई नहीं है, ठीक है, हालांकि वो भी आपकी इकोनॉमी में, जीडीपी में रोल प्ले कर रही है। हमारे यहाँ इतने प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं, लोगों को आगाही तो शायद थोड़ी बहुत अगर है भी, पोटेंशियल पाकिस्तान में बहुत है, लेकिन उस तरह पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती, प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड नहीं किए जाते कि वो आए, अपने आप को, अपनी जो उनकी प्रोडक्ट है उसको शोकेस करें ताकि उसमें इंटरेस्ट पैदा हो और उसी से रोजगार के मौके आएंगे। तो उसके बजाय लोग सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएशन उसकी तरफ नहीं जाएंगे। जी, सोशल मीडिया को इस तरह भी यूटिलाइज किया जा सकता है पॉजिटिव वे में, यही एक तरीका है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। पॉजिटिव वे की एजुकेशन कौन दे रहा है? हाँ, ये देखिए शऊर तो अब ये ऐसी बात है कि शऊर अब रूरल एरियाज़ में, पहले ये कहा जाता था ये रूरल अर्बन बाइसेस होते थे क्योंकि रूरल एरियाज़ के अंदर जो है वो शऊर नहीं है, लेकिन अब शऊर वहाँ पे भी है। ये इंटरनेट हर जगह पहुँच चुका है, ऐसा नहीं है। हम बहुत कम एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे अब इंटरनेट नहीं है, लेकिन शऊर इस इंटरनेट ने शऊर भी दिया है, लोगों को ट्रेनिंग्स भी दी हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ट्रेनिंग्स लोग ले रहे हैं, लोग वैक्स से वो कैंडल मेकिंग के कोर्सेज कर रहे हैं, फ्री कोर्सेज हैं। और लोग अपनी, देखिए इंस्टा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर खवातीन ने अपने आप को बहुत प्रोजेक्ट किया, स्पेशली रूरल एरियाज की खवातीन ने। मैं जो है ना वो इसका एक और पर्सपेक्टिव डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि थ्रू मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया आप कैसे ये मेक श्योर कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को जो है ना वो राग़िब करें पाकिस्तान की तरफ, जिसमें आप डिफरेंट एरियाज़ को कवर करके आप उनके बारे में बता के पोटेंशियल पाकिस्तान का जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो ये कैसे हेल्पफुल है पाकिस्तानी मीडिया इस चीज़ के लिए? दो चीज़ें होती है, एक आपकी जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है उसको देखना बहुत ज़रूरी है, और दूसरी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। जो आपकी डोमेस्टिक है वो तो हम किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के साथ, वो कहते हैं ना कि एम्पावर चेन का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए कि अगर एक खातून एम्पावर्ड है तो वो दूसरे को भी एम्पावर करे, ठीक है। तो एम्पावर चेन का जो कॉन्सेप्ट है या एक फिनोमेना है, इसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। जो पढ़ी लिखी खवातीन हैं, और अगर नहीं भी पढ़ी लिखी हैं खवातीन लेकिन काम करती हैं, पहले भी लोग होते थे इतने पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन शऊर होता था, ठीक है, तो उन खवातीन को चाहिए कि वो उनको लिफ्ट करें। दूसरा ये है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स बहुत ज़रूरी हैं। सिर्फ आप गवर्नमेंट पे सारी चीज़ें नहीं छोड़ सकते यार। आप कभी भी ये मत सोचे कि गवर्नमेंट नहीं करना है, अगर एजुकेशन देनी है गवर्नमेंट ने देनी है, हॉस्पिटल बनाने, आप प्राइवेट सेक्टर को सामने आना चाहिए। बिल्कुल, पब्लिक प्राइवेट, मैं कहती हूँ कि पब्लिक को छोड़ते प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होनी चाहिए, पहले प्राइवेट फिर पब्लिक। बहुत आइडियाज़ एग्जिस्ट करते हैं। मैं खुद FPCCI में कन्वीनियर हूँ बहुत सारी कमेटीज़ की, वहाँ पे हम सिर्फ यही चीज़ डिस्कस करते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कैसे अट्रैक्ट किया जाए। बहुत यहाँ पे विजिट्स होते हैं, फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं उनके विजिट्स होते हैं, वो यहाँ पे इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। हमारे पास आइडियाज़ की कमी नहीं है, हमारे पास रास्ता नहीं है, कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। हाँ, और ये कोर्स ऑफ एक्शन वो लोग ला सकते हैं जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स करके, और अगर हम पेपर पे बना भी दें तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे रास्ते बहुत, वो कहते हैं ना, ईज टू डू बिजनेस वाला जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। अच्छा मैडम, आखिरी उस पर आना चाहेंगे, हमारी खवातीन का जो है क्या किरदार हो सकता है हमारी मईशत में, क्योंकि हमारी मोस्टली पॉपुलेशन का आधा हिस्सा जो है खवातीन है। आप तो बड़ा वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड काम, बिल्कुल, और आप एम्पावरमेंट पे बहुत काम कर चुकी हैं, सो बताइए हमारी खवातीन को ज़रा बेदार कीजिए कि उनका क्या रोल हो सकता है। मैं तो सबको ये कहती हूँ कि अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त बनाएं, चाहे आप रूरल एरिया में हैं चाहे आप अर्बन एरिया में हैं।
ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी लोकेशन क्या है, आपकी आइडेंटिटी मैटर करती है। आइडेंटिटी का मतलब ये नहीं कि आप फैमिली वैल्यूज़ छोड़ दें या फैमिली सिस्टम को डिस्कार्ड कर दें। आप अपनी फैमिली सिस्टम को साथ लेके चलें। हर बंदा जो है वो स्किलफुल होना चाहिए, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। स्किल आनी चाहिए, छोटी सी स्किल जो है ना वो भी आपको, लोग सिर्फ एक लिफाफे बना के खरबोपति हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो गाड़ी की में वो नहीं जो वार्शल से डलता है, हाँ, उसका जिस बंदे ने पहली बार कारखाना लगाया था, हालांकि लोग समझ रहे थे क्या ही बना रहा है, हाँ। लेकिन जब उसने कमाया और खरबपति हुआ, उसके बाद उसने उसकी पूरी वो बनाई, तो लोगों को समझ आई कि नहीं, छोटी हो या बड़ी हो, काम ही होता है। और आपके इर्द गिर्द अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं, ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते, हमें समझ नहीं आती है, क्योंकि हमारा जो है ना सबसे बड़ा जो फियर है ना वो है मेंटल बैरियर, जो कि हमें आगे बढ़ने नहीं देता। वो हमें ये कहता है कि लोग क्या कहेंगे, ये काम करती है, लोग क्या कहेंगे, ये मोटरसाइकिल चला रही है, लोग अब तो खैर दुनिया प्रोग्रेसिव हो गई है, लोग पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव हो गई है खवातीन, लेकिन रिस्क फैक्टर अभी भी है, नहीं कर पाते। सिक्योरिटी, जो रिस्क इसलिए क्योंकि सिक्योरिटी का इशू है। अगर सिक्योरिटी थोड़ी सी स्टेबल, यानी इसको थोड़ा सा इंश्योर कर दिया जाए कि खवातीन के लिए बाहर निकलना इतना मुश्किल नहीं है, वो रात को भी काम कर सकती है, दिन को भी काम कर सकती है। पूरी दुनिया में लोग काम करते हैं, मैं बाहर भी रही हूँ, रातों को भी लोग काम करते हैं, ऐसा तो नहीं, खवातीन रात को भी काम करती हैं, दिन को भी काम करती हैं। हमारे यहाँ भी अब ये रवाज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये है कि वो कहते हैं ना कि उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद रखें और कुछ ना कुछ अल्लाह ताला। अभी एक ज़माना ये था कि लोग जानते नहीं थे कि रूरल एरियाज़ में क्या हो रहा है, लेकिन अब वो खवातीन सामने आ गई हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है। बस उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम इस उम्मीद पे भी हैं कि इंशाल्लाह एक दिन मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को भी उनका हक मिलेगा, और इस उम्मीद पे भी हैं कि अफगानिस्तान की बच्चियां भी पढ़ लिखेंगी और उनका भी जो सोच है, वो जो करना चाहती है, वो इंशाल्लाह एक दिन मुमकिन हो सकेगा। बहुत शुक्रिया मैडम आपके टाइम का, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, एक ब्रेक शामिल करते हैं, हमारे साथ फिर वापस आएंगे। वेलकम बैक व्यूवर्स। इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे ईद कुर्बान, ईद उल अज़हा पर उन नादार और मुस्तहिक ख़ानदान और अफराद के हवाले से जिनको खुशियों में शरीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान और दुनिया भर में काम कर रही हैं। लेकिन एक नुमाया ऑर्गेनाइजेशन अल-खिदमत फ़ाउंडेशन, अल-खिदमत फ़ाउंडेशन न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में इस हवाले से काम कर रही है, और ख़ास तौर पर जब से गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों को ज़रूरत है तो उनके लिए बढ़ चढ़ कर पूरा साल एक्टिविटीज़ होती रहती है। लेकिन ईद उल अज़हा के हवाले से पाकिस्तान और गज़ा फ़लस्तीन के हवाले से मेजरली क्या काम हो रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ प्रेसिडेंट अल-खिदमत फ़ाउंडेशन नॉर्थ पंजाब मौजूद हैं, रिजवान अहमद साहब, पहले भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं। रिजवान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रिजवान साहब, माशाल्लाह से जिस तरीके से अल-खिदमत फ़ाउंडेशन काम कर रही है, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में आपके ईद उल अज़हा से रिलेटेड जो है वो क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? सही, सबसे पहले जी आपका शुक्रिया, आपने मदऊ किया। एक्चुअली अल-खिदमत फ़ाउंडेशन की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो इसकी प्रेजेंस है 150 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीमें मौजूद होती हैं, और यही वजह है कि हमने पिछले साल जो कुर्बानी ईद कुर्बान के ऊपर हमने कोई 1600 जानवर ज़बह किए थे, और उस पर तकरीबन 70 करोड़ रुपए मालियत की रकम जो है वो ख़र्च की गई थी। और इस साल भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है हमारा जो प्लान है वो ये है कि हमने 13,000 जानवर ज़बह करने हैं। इसमें हमारे मेजर दो होते हैं बेनिफिशरीज़। एक तो पाकिस्तान के अंदर जो मुस्तहिकीन है, हमारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो यतीम बच्चों का है, हम उनकी फैमिलीज़ को भिजवाते हैं, बेवागान को भिजवाते हैं, और फिर अपनी 150 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मौजूद टीम्स हैं उनके ज़रिए से जो शॉर्ट लिस्ट हुए होते हैं फैमिलीज़, तो आप ये कह सकते हैं कि इस साल हम इंशाल्लाह 5 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को जो है वो इंशाल्लाह गोश्त पहुँचाएँगे। और इस सारे काम के ऊपर तकरीबन 2 अरब 32 लाख
सॉरी 2 अरब 32 करोड़ और 50 लाख रुपया खर्च आएंगे। यानी आप देखेंगे फिगर से आपको पता चलेगा कितना कैलकुलेटेड फिगर है। यानी एक एक चीज़ का हमने प्लान किया होता है कि हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो प्लान करनी है। इसमें जो दूसरा हमारा बड़ा होता है वो गज़ा के अंदर है। अच्छा, अब गज़ा के अंदर प्रॉब्लम चूँकि वहाँ पहुँचाना एक बहुत बड़ा इशू है, तो उसमें हमारा प्लान ये है कि हमने 100 जानवर ज़बह करने हैं इंशाल्लाह मिस्र के अंदर। वहाँ पे जो फ्रेश मीट होगा वो थ्रू चिलर वैन्स हम इंशाल्लाह लजीज़ गज़ा के अंदर 1 हफ़्ते के अंदर अंदर भिजवाएंगे इंशाल्लाह प्लान। ठीक है, तो पाकिस्तान में आपकी एक्टिविटी किस तरीके से परफॉर्म होती है? आप लोग कब जानवर ख़रीदते हैं? अपने जानवर आप लोगों के होते हैं? कहाँ कहाँ पर कुर्बानी होती है? और फिर कैसे ये मेक श्योर करते हैं कि मुस्तहिक लोगों तक जो है वो पहुँचे ये सारा सिलसिला? देखिए, मैंने जैसे पहले आपके सवाल के जवाब में ये बात कर दी थी, हम पाकिस्तान के अंदर 150 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है ना कुर्बानी, तो हर डिस्ट्रिक्ट में कुर्बानी होती है, नंबर 1। नंबर 2, जो बेनिफिशरीज़ होते हैं वो बहुत ही यानी आफ्टर सर्वे जो है वो उनकी अथेंटिसिटी जो है वो ऑलरेडी पहले भी लिस्टिंग मौजूद जी लिस्टिंग मौजूद होती है। फिर तीसरी चीज़ ये होती है कि जब हम जानवर ख़रीदते हैं तो मेक श्योर करते हैं कि वो जानवर शरई लिहाज से भी कुर्बानी के काबिल हो, नंबर 1। नंबर 2, जब वो आता है तो उसको हमारे बड़े डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो बतौर ख़ास इसका एहतमाम किया जाता है, और छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में लोग वैसे ही बड़े इस हवाले से एक्सपर्टीज़ उनकी होती हैं कि वो देख लेते हैं कि जानवर कोई ऐसा कोई बीमारी या कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं। आपको पता है पिछले साल 2-3 साल पहले ये काफ़ी बीमारी वाले जानवर भी आ रहे थे, तो उसको मेक श्योर किया जाता है कि वो हाइजेनिकली भी ठीक हो। और फिर चौथी चीज़ होती है कि जो हमारे बड़े शहर हैं जैसे कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद और ये जो रावलपिंडी शहर है, इसको हम जो बड़े स्लाटर हाउस हैं वो जो मैकेनिकली जो जानवरों की कुर्बानी करते हैं हम उनको हायर करते हैं, और वो जो मीट होता है वो बहुत ही जिसे कहते हैं ना एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड का मीट है वो हम बना के और थ्रू चिलर वैन जो है ना मुस्तहिक इलाकों यानी मुस्तहिकीन तक पहुँचाते हैं। अच्छा, तो ये आप लोग, आपने बताया कि जानवर आप लोग ख़रीदते होते हैं ऑलरेडी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये हमने आपसे लास्ट टाइम जो जिक्र किया था ना वो बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से किया था, और इस बार हम ईद उल अज़हा पे आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो आपने बताया कि आप लोग मिस्र में जाके करेंगे गज़ा के बच्चों के और वहाँ पे जो मुस्तहिकीन है उन तक पहुँचाने के लिए, तो ये सिर्फ कुर्बानी के गोश्त तक है या फिर आप लोग ईद के लिए जो उनके यहाँ नई चीज़ें होंगी या कपड़े बच्चों को चाहिए होते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं वहाँ के बच्चे आजकल जो वीडियोस में भी हम देख रहे हैं दिल दहला देने वाली स्टोरीज हैं। सो ऐसा भी कोई आप लोगों का है तरीकाकार हो रहा है? क्योंकि सब में भी कोई इंटरेस्टेड हो वो डोनेट करना चाह रहा है। देखिए, असल में गज़ा का क्राइसिस जब से स्टार्ट हुआ है उस वक्त से अल खिदमत फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह मैदान के अंदर मौजूद है, और हमने अपना एक वेयर हाउस बनाया हुआ है मिस्र के अंदर, जिसके ज़रिए से यहाँ से सामान वहाँ जाता है, कुछ वहाँ से भी परचेज़ होता है और फिर वहाँ से अंदर जाता है। मिस्र के अंदर एक बड़ी तादाद में मिस्र जो फ़लस्तीनी मुहाजिरीन हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। हमारे जो सेंट्रल प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब, वो पिछली ये जो जितनी भी ईदें हैं, छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, वो ईद उधर ही उनके साथ जाके करते हैं, और न सिर्फ मतलब छोटी ईद पे यानी ईद उल फितर के ऊपर उनको गिफ्ट्स हैं, उनके तोहफ़े हैं, बच्चों के खिलौने हैं, कपड़े हैं, ये सारी चीज़ें भी देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये सुन के खुशी होगी, और मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद है इस लिहाज से कि दुनिया भर में शायद उन चंद ममालिक में हम टॉप ऑफ द लिस्ट हैं जो गज़ा के मज़लूम मुसलमानों की ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जो उनकी नीड्स हैं वो उनको फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान से 40 से ज़्यादा चार्टर त्यारे जो है वो जा चुके हैं उनकी इमदाद के लिए। 10 अरब रुपए से ज़्यादा ख़तीर रकम इसके ऊपर हम खर्च कर चुके हैं। अभी आप देख लें कि जो कुर्बानी का हम आपको बता रहे हैं, मेजर चंक बता रहे हैं, उसमें यह कि एक तो वो 100 जानवर वहाँ पे ज़बा होंगे ना मिस्र के अंदर, बाकी 500 जो है ना वो ज़बा होके मिस्र के अंदर और 300 पाकिस्तान के अंदर, वो हम टिन के अंदर पैक करेंगे और सारा साल उन तक जो है ना वो पहुंचाते रहेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों को मुश्किलात ये नेटवर्क कायम करने में कितनी आती हैं, या अब जो है वो स्मूथली काम हो गया, अब प्रॉब्लम नहीं होती? हाँ, देखें, इसमें सबसे पहला मसला तो ये था कि हमारे कोई मिस्र के साथ इतने अच्छे टाइज नहीं थे स्टार्टिंग में, तो वो हमें प्रॉब्लम पेश आई वहाँ पे अपनी चीज़ों को इस्टेब्लिश करने के हवाले से। फिर इस तरह है कि चूँकि गज़ा कोई आज का मसला तो नहीं है, ये तो आधी सदी से ज़्यादा का मसला है, तो वहाँ पे ऑलरेडी यूएन के यानी बैनर के नीचे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को इजाज़त थी जो वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन वर्क कर रहे थे। तो इनिशियली हमने उन्हीं को अपने आईपीज़ बनाया, वो हमारे इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स वहाँ बनाए, तो ये प्रॉब्लम हुई। फिर इसी तरीके से हमने यहाँ पे एनडीएमए और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया, और इसी शो में मैं बता चुका हूँ कि इस वक्त इस इस्लामाबाद के अंदर
400 से ज़ायद फ़लस्तीनी तलबा और तालबात यहाँ पे अपनी स्टडीज़ को मुकम्मल कर रहे हैं, जिनमें अराउंड 200 के करीब मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। और ये कंसोर्शियम है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, जिसके अंदर जो है ना जी HEC है और अलखिदमत फाउंडेशन है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको वीज़े प्रोवाइड करती है, HEC उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है। इसी तरीके से रिफा यूनिवर्सिटी ने 100 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी हुई है। और जो अलखिदमत फाउंडेशन है उनकी तमाम बोर्डिंग, उनकी यहाँ पे खाना, उनकी रिहाइश, उनके पॉकेट मनी, उन सारी चीज़ों को हॉस्टल्स के साथ वो कोलैबोरेशन की हुई है क्या? नहीं, हमने अपने हॉस्टल्स बनाए हैं और वहाँ पर वो आपके पास जी बिल्कुल सब कुछ घर की तरह ट्रीटमेंट उनको आप लोग दे रहे हैं? कुछ उनको ट्रीट हो रहा है। और मतलब इसके अलावा भी जो पहले से फ़लस्तीन के बच्चे यहाँ पढ़े थे, क्योंकि वहाँ पे जब हालात ख़राब हुए हैं तो वहाँ से तो पैसे अब उनके लिए आना मुमकिन नहीं है, तो वो स्टाइपेंड भी हम उनको दे रहे हैं। और इस कुर्बानी के मरले पर भी हम उनके साथ जो है ना वो ये गोश्त उनको भी मिलता है। और इंशाल्लाह सेकंड डे उनके साथ हमारी एक ईद मिलन भी है। माशाल्लाह से अलखिदमत जो है वो एक बहुत बड़ी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है और वो उसका काम जो है वो डिफरेंट सेक्टर्स की तरफ जा रही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ नीश होती है, किसी मेन चीज़ के ऊपर वो फोकस करना चाहते हैं। तो आप लोगों का इस तरीके से क्या एम क्या है अलखिदमत का? ठीक है, देखें अलखिदमत तो बुनियादी तौर पे समझती है कि जहाँ ज़रूरत वहाँ अलखिदमत। ठीक है, जहाँ भी इंसान को ज़रूरत होगी, उसकी नीड होगी, वहाँ अलखिदमत फाउंडेशन पहुँचेगी इंशाल्लाह। नीड बेस्ड बेसिकली एनालिसिस होता है और हम कोशिश करते हैं कि विद इन पाकिस्तान जितने हमारे बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग काम कर रहे हैं, जैसे ऑर्फन्स हैं, जैसे डिज़ास्टर्स में लोग होते हैं फंस जाते हैं, इसी तरीके से एजुकेशन में लोग काम करते हैं, माइक्रो फाइनेंस पे हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं विदाउट इंटरेस्ट। हाँ, विदाउट इंटरेस्ट जो है वो लोन फ्री लोगों को खुद मुख्तार जी उनको खड़ा करें। तो बेसिकली ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक नेशन बिल्डिंग का काम है जो अलखिदमत फाउंडेशन कर रही है। कोई एक नीश नहीं है। अच्छा, मैं ईद उल अज़हा के उस पर ही वापस आना चाहूँगी। अलखिदमत फाउंडेशन वैसे ही आपने जैसे खुद भी बताया ओवरऑल सारी ही चीज़ों को देख रहा है, लेकिन ये हमारे इस्लामी लिहाज से भी हम कुर्बानी करते होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे ऑडियंस को बताइएगा कि आखिर आप लोगों का जो ये कुर्बानी करके जानवर कुर्बान करके उन तक गोश्त पहुंचाने की वजह क्या है? मुनसिफाना तकसीम कह रहे हैं आप इसको, इस्लामी लिहाज से उनको अहमियत दिखाना चाह रहे हैं, या किस वजह के तहत? क्योंकि वैसे अदरवाइज आप स्टाइपेंड भी दे रहे हैं, आप लोग ऑलरेडी उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, सो गोश्त की रसाई को मुमकिन बनाना क्यों ज़रूरी आप समझते हैं? जी देखिए, अगर मैं ये सवाल करूं कि आपने आखिरी मरतबा गोश्त कब खाया है, तो शायद इस फ्लोर पे जितने लोग हैं उनका जवाब इस तरह से होगा कि कल ही, पिछले दिन ही या पिछले हफ्ते ही। लेकिन आप यकीन करें कि इस पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं सारा साल गोश्त का शक्ल नहीं देख सकते। ठीक है, तो अब हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम इस मरले पर वो जो लाखों की तादाद में मुस्तहकीन ख़ानदान हैं, ठीक है, हम सारों तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन जिस हद तक मुमकिन हो हम उनके चेहरों पे खुशियां बिखेरें और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। यानी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यानी अगर हमारे उस क्लस्टर के अंदर कोई अगर इवन नॉन मुस्लिम भी है तो हम एज अ कर्टसी उसको भी गोश्त भिजवाते हैं, बिल्कुल, ताकि वो भी उस खुशी में, हमारे उस त्यौहार में वो भी शरीक हो जाए। और ये आप अलैहिस्सलाम के बारे में जो शुरू में बड़ा रिलक्टेंट था, एक दफ़ा मुझे हुआ, हमारे बिल्कुल पड़ोस में कुछ लोग थे क्रिश्चियन, तो मेरा ये ख्याल था कि शायद पता नहीं देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, एक आम इंसान को होता है जी। तो मैंने जब पूछा, अपने एक वो हमारे हैं एक स्कॉलर हैं, तो उन्होंने कहा कि आप अलैहिस्सलाम जब कुर्बानी करते थे तो जो सबसे पहला गोश्त होता था ना जिसको जाता था, वो उनका पड़ोसी था जो एक यहूदी था। तो बस फिर मुझे उससे बड़ी इंस्पायरेशन मिली। और ज़ाहिर बात है मोस्टली तो ये जो मुसलमान होते हैं उन्हीं के लिए होता है, लेकिन अगर किसी ऐसे क्लस्टर में कोई एक घर उनका भी है तो हम उसको छोड़ते नहीं हैं। मेरा ख्याल है कि रिजवान साहब, हम ना कुर्बानी का जो मकसद है वो भूल चुके हैं। और कुर्बानी का मकसद हर किसी ये नहीं है कि आप अपने जानवर को कुर्बान जो है वो कर दें, उसमें बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानी शामिल है। तो मैं चाहूँगा ज़रा उसके ऊपर बात करें कि आज इस माशरे को जिस कुर्बानी की ज़रूरत है वो हम ईद कुर्बान पे उन चीज़ों की कुर्बानी जो है वो करें। देखें, सबसे पहली बात तो इसको ये समझना कि ये शुरू कहाँ से हुई। ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो नबी हैं, वो जलीलुल कदर अंबिया और रसूल की फ़हरिस्त में टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। इस वक्त दुनिया में जितने आसमानी मज़ाहिब हैं, 3 बड़े मज़ाहिब हैं ना, यहूदियत है, ईसाईयत है और इस्लाम है, इन तीनों के जद्दे अमजद हैं जी। और उनकी लाइफ, जब आप कुरान को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो हर तरीके से आजमाए गए हैं।
यानी सबसे पहले उन्होंने अपने जिस घर में आंख खोली वो बड़े बुत प्रस्त वो लोग थे और उन्होंने उन बुतों को तोड़ा। सबसे पहले वो कुर्बानी दी, फिर उनको आग में डाला गया, फिर उन्होंने हिजरत की, ठीक है ना जी। फिर उनको बहुत ही छोटी यानी बच्चा, बहुत शीर खार बच्चे को और अपनी बेगम को जो है ना लको-दक सहरा के अंदर जो है वो छोड़ के आना पड़ा। फिर वो आप देखें जब बच्चे की कुर्बानी के हवाले से जब उनको कहा गया और वो उन्होंने बिल्कुल हेजिटेट नहीं किया, तो अल्लाह ताला ने उनकी हर अदा को क़यामत तक महफूज कर दिया। यानी बेसिकली देखें, अगर आज आपको मुझे कोई कहे ना कि यार आप अपना बेड चेंज कर लें, यार अपना पिलो चेंज कर लें, वो हम नहीं चेंज कर सकते, इतना यूज्ड टू होते हैं। तो उन्होंने अपने साथ जुड़ी हुई हर वो बेटे को जो सारी जिंदगी के बाद जाके जो है वो तो ये बेसिकली इसका पैगाम ये होता है, इसका पैगाम ये है कि आपने अल्लाह के हुक्म के आगे सरेंडर करना है। और इंसान, आप देखते हैं ना, इंसान पे जुल्म करता है। इंसान पे कब जुल्म करता है? जब वो अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से रूगर्दानी करता है, ठीक है। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेके हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक ही इस्लाम है और लेटेस्ट जो है ना एडिशन है। इस वक्त दुनिया को जिस चीज़ की ज़रूरत है, ये आप क्यों ये करवाया जाता है? अगर आप, मैं आपको बताता हूँ, ये जब गांव देहात में लोग होते हैं ना जिन्होंने पूरा साल जानवर पाला होता है, उनकी एक एफिलेशन होती है उस जानवर के साथ, और जब वो ज़बह होता है ना तो फिर उनको अंदाज़ा होता है कि यार ये मतलब उनके दिल में ना कह लें कि एक वो थोड़ा सा दर्द होता है। देखें कि हमारे घर में 2 से 3 दिन जानवर अगर रहे तो वो उसके साथ एक एफिलिएशन जो है वो हो जाता है। तो ये बेसिकली यही बात समझाना मकसूद है शायद इस्लाम का, कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं, जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए उसके लिए कुर्बानी देते हैं, अल्लाह तो यही कहता है ना, ये खून है या गोश्त है, ये तो मुझ तक नहीं पहुंचता। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप अपने उस माल की कुर्बानी दें, आप अपनी उस ख्वाहिश की कुर्बानी दें, जो चीज़ आपको पसंद है। इंसान को क्या पसंद होता है? वतन से मोहब्बत होती है, अपनी बीवी से मोहब्बत होती है, बच्चों से मोहब्बत होती है, दौलत से मोहब्बत होती है, ठीक है। इन सारी चीज़ों से सैयदना इब्राहीम को आजमाया गया और वही चीज़ हमारे लिए क़यामत तक के लिए बना दी गई कि जब तक सफा मरवा नहीं करेंगे हज उम्रा नहीं होगा। अभी हज का भी सीजन है। एक कॉन्सेप्ट है, कल भी हम इस पे बैठे हुए बात कर रहे थे कि देने से बढ़ता है जी। और हर किसी की ज़िंदगी के मुख्तलिफ एक्सपीरियंस होते हैं कि कोई ये कहता है कि मेरे पास आखिरी 100 रुपया हो तो वो भी किसी के लिए लगा दिया जाए, और कोई जो मालदार होता है वो सोच समझ के किसी को खाना भी खिलाते, घर पे आए हुए मेहमान को भी बल्कि लोग जो है बड़ा सोच समझ के ट्रीट जो है वो करते हैं कि इसको पानी पिलाएंगे, इसको चाय पिलाएंगे, उसके बाद खाने का नहीं पूछेंगे। तो ये देने से बढ़ने वाला कॉन्सेप्ट जो है ये कैसे होता है? सही, देखें, इसमें सबसे पहली बात तो ये समझे ना कि आप अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह को नीचे वाले हाथ से ऊपर वाला हाथ ज़्यादा पसंद है। तो नीचे वाला होता है रिसीविंग एंड और ऊपर वाला होता है गिविंग एंड। ये तो हो गया इस्लामिक पर्सपेक्टिव। अब हम आ जाते हैं वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। दुनिया के कामयाब तरीन आदमियों पे जब सर्च होती है, रिसर्च होती है, तो वो पता चलता है कि वो एक लॉ ऑफ गिविंग पे बिलीव करते हैं, वो देने पे यकीन रखते हैं। उनको ये लगता है कि ये ज़बरदस्त पॉलिसी है। इससे अब देखें, दुनिया की जो बड़ी इंटरनेशनल चैरिटीज़ हैं वो सारी मुस्लिम्स की तो नहीं है, नॉन मुस्लिम हैं, तो वो इसको एज अ पॉलिसी लेते हैं। वो कहते हैं यार जब हम देते हैं ना तो ये रिवर्स होता है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई होके हमें मिलता है। अच्छा, उनको नहीं समझ आती कि ये दरअसल क्या है, वो इसको पॉलिसी ले रहे हैं, लेकिन हमें तो समझ है ना। अल्लाह कहता है जब तुम मेरे रास्ते में 1 रुपया खर्च करते हो तो मैं 700 गुना या उससे भी ज़्यादा जो है वो आपको देने पे कादिर हूँ। एक बहुत ज़बरदस्त एक मिसाल है, एक मेटाफर है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, और इससे सारे वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब थे तो जा रहे थे अल्लाह से मिलने, तो एक आदमी ने कहा कि मेरा एक पैगाम अल्लाह को दे दे। तो अल्लाह के पास लेकर गए पैगाम के, वो ये कह रहा है बंदा आपका कि जितना मेरे नसीब में रिस्क है वो सारा मुझे दे दे, एक ही दफ़ा दे दे अल्लाह। तो जब वो एक ही दफ़ा उसको मिल गया तो कुछ अरसे बाद जब हज़रत मूसा दोबारा उस बंदे के पास से गुजरा तो देखा तो उसके पास तो बहुत और फैला हुआ है, बरगो बार लाया हुआ है उसका जो रिस्क है। तो वो आके उन्होंने अल्लाह से इस्तफ्तार किया, या अल्लाह वो रिस्क तो उतना ही था जितना आपने कहा था, एक ही दफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने कहा कि ये बंदा जो है ना मेरी मखलूक पे ख़र्च करता है, तो मुझे मतलब अब मेरी रुबूबियत जो है वो ये कह रही है कि मैं इसको और ज़्यादा दूं, क्योंकि वो मखलूक खुदा पे खर्च कर रहा है। तो सर ये लाइफ का एक्सपीरियंस है, आप देने वाले बने, आप जज्बे बांटें, आप खुशियाँ बांटें, आप इवन पैसे बांटें, आप देखेंगे कैसे आपको जो है ना उसका रिटर्न मिलता है।
एक बरकत होती है। बरकत क्या होती है? बरकत ये नहीं होती कि आपने सराहने के नीचे 1000 रुपया रखा और सुबह उठे हैं तो वो 2000 रुपये हो गए, ये नहीं होती। वो 1000 रुपया आपके लिए काफ़ी हो जाता है। आपको प्रॉब्लम नहीं होती, आपके बच्चे को मसला नहीं होता, आपका एक्सीडेंट नहीं होता। वरना आपके पास 10,000 हो लेकिन आपको बीमारी अगर लग जाए 10,000 चले जाएंगे। तो ये तो बेसिकली एक अल्लाह से खैर बरकत जो है जी, ये तो एक ग्रेटिट्यूड का जरिया ना कि आप जज्बा आपके अंदर ये होना है, आपने देना है, और देने के लिए ज्यादा पैसे होना जरूरी नहीं है, जज्बा होना जरूरी। हाँ, दिल ये भी बड़ा सोच रख लें, हाँ, और नीयत अच्छी होनी चाहिए। अच्छी बात भी किसी से कर लें, मुस्कुरा के कर लें, वो भी एक सदका ऐसे होता ही, बिल्कुल है। ऐसे। ईद के दिन हमें मोस्टली जो है ना आप लोग अपनी ईद में मतलब इस तरफ आना चाहूँगी कि गुजारते कैसे हैं, क्योंकि हमारा ये होता है कि हम अच्छे कपड़े पहनते हैं जी, सबसे मिलते हैं, लेकिन आप चूंकि वर्ल्ड वाइड एक ऑलरेडी ऐसी खिदमत और अंजाम फील्ड दे का रहे काम है। हैं, तो किस तरह आप अपनी ईद सेलिब्रेट करते हैं? देखिए मैं तो आप यहाँ अलखिदमत और जी 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 तकरीबन मुझे 98 में मैं आ गया था इस फील्ड में, तो आप देख लें तकरीबन 28 साल हो गए। तो इन 28 सालों में मेरे समेत जो अलखिदमत के तकरीबन 80,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं, वो ईद के तीनों दिन जो है ना वो वक्फ करते हैं लोगों के लिए। पहले दिन जो है वो चरमाए कुर्बानी की मुहिम होती है, जिसमें जितनी चरमाए कुर्बानी है वो जमा होती है, और ज़्यादा पता वो सेल होने के बाद उसके जो पैसे होते हैं वो इसी तरह वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स पे खर्च होते हैं। और अमूमन पहले दिन और दूसरे दिन ये मुस्तहकीन के लिए कुर्बानी भी होती है। तो आप ये समझ लें कि हमारे तीनों दिन जो है वो बिज़ी होते हैं। और फर्स्ट डे को हम सारी कुर्बानी करते हैं, हम 100 जानवर ज़बह करते हैं अलखिदमत नॉर्थ पंजाब में मुस्तहकीन के लिए। तो वो जो सारी रात फिर वो कुर्बानी होने के बाद वो चिलर यानी ब्लास्ट फ्रीज़ होता है -30 पे, और उसके बाद फिर अगले दिन वो चिलर वैन के ज़रिए हम उसको तकसीम करते हैं। ईद के तीसरे दिन हम अडियाला जेल के कोई पिछले साल हमने किया, तो पिछले 3-4 सालों से हम अडियाला जेल के कैदियों को भी खाना खिलाते हैं। ज़बरदस्त वो जो बन्नू पुलाव टाइप नहीं होता उस टाइप का, ठीक है ना। तो पिछले साल हमने कुछ 7,000 कैदियों को खाना खिलाया। इस साल भी इंशाल्लाह प्लान है ईद के तीसरे दिन जो लंच होता है ना वो अलखिदमत फाउंडेशन की तरफ से होता है। Very nice, बहुत खूब। तो आप अपने बच्चों के साथ जो वो कुर्बानी जानवर होता है उसमें बस आप थोड़ा सा ही हाँ नहीं, बस उसमें ये होता है कि वो फर्स्ट डे को हमारी अपनी जाती मेरी कुर्बानी होती है, तो वो मॉर्निंग में हम 10 बजे फारिग हो चुके थे। वो हमने ऐसी मैनेजमेंट की हुई है कि फजर के फौरन नमाज के फौरन बाद हमारा गाय ज़बह हो जाती है, और वो तकसीम करके तो फिर हम निकल जाते हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, अल्लाह आप लोगों के काम में बरकत डाले और अल्लाह आप लोगों को जज्बे में जो है वो इजाफा करे। ख़वातीनो हज़रात बांट कर खाएं, ये बहुत ज़रूरी है, और ख़ासतौर पर ईद उल अज़हा में उन लोगों को याद करें। और यही कुर्बानी का मकसद मेन जो है वो ये है कि आप अपनी कुर्बानी तो दे रहे हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी रखें कि आप रिश्तेदारों की तरफ भी भेजें, आप अपने लिए भी हिस्सा रखें, लेकिन हाँ वो जो एक हिस्सा मुख्तस किया गया है मुस्तहकीन और गुरबा के लिए, गुरबा के लिए, वो मुस्तहिक लोगों तक जो है ना वो लाजमी पहुँचाए, वही असल जो है वो कुर्बानी का मकसद है। आज के प्रोग्राम से मुझे और नाज़िश खटक को दीजिए इजाज़त। कल मुलाकात होती है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। खुदा के बाद